जय हिंद साथियों। ये है परीक्षा धाम का फोर्थ एडिशन, जिसके टॉपिक नंबर 28 पर हम पहुंच चुके हैं और ये वीडियो इससे संबंधित है मध्य प्रदेश की विधायिका। इस टॉपिक से मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था जो है, राज्य व्यवस्था जो है मध्य प्रदेश की, वो शुरू हो रही है, तो उसको हम शुरू करने वाले हैं। इस वीडियो को हम बहुत शानदार तरीके से देखने वाले हैं, सारे कंटेंट को, और आपको बहुत मज़ा आने वाला है वीडियो में। तो मध्य प्रदेश की विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन सबको हमें देखना है। वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोग जल्दी से इससे जुड़ जाएं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो, राज्य व्यवस्था एवं शासन के जो अंग होते हैं उसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका आती हैं। तो ये तो है शासन के अंग। राज्य व्यवस्था एवं शासन के अंग जो हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका में विधानसभा शामिल होती है, तो मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था है तो विधानसभा शामिल होगी। अगर हम केंद्रीय राज्य व्यवस्था को देख रहे होते तो उसमें विधायिका में लोकसभा और राज्यसभा शामिल होती है ना, जबकि मध्य प्रदेश की विधायिका में कौन शामिल होता है? विधानसभा शामिल होती है। कार्यपालिका दो प्रकार से हमें देखनी है। एक तो राजनीतिक कार्यपालिका, जिसे हम अस्थायी कार्यपालिका कहते हैं, और एक देखनी है प्रशासनिक कार्यपालिका, जिसे स्थायी कार्यपालिका के नाम से जाना जाता है। देखो, राजनीतिक कार्यपालिका को भी दो भागों में बांटा जाता है। एक होती है नाम मात्र की कार्यपालिका और दूसरी होती है वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका में हमें राज्यपाल को पढ़ना है और वास्तविक कार्यपालिका में हमें मुख्यमंत्री को पढ़ना है। उसके बाद जब हम न्यायपालिका वाली टॉपिक पर पहुंचेंगे तो हम देखेंगे हाई कोर्ट, खंडपीठ और जिला कोर्ट जो हैं इनको देखेंगे। तो इसमें हम न्यायिक व्यवस्था में इसको देखने वाले हैं। मध्य प्रदेश में सबसे पहले हम सीटों का विवरण देखें तो विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा की बात करें तो विधानसभा में अविभाजित मध्य प्रदेश जो है उसमें 320 सीटें हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में कितनी हैं? 230 सीटें हैं। वर्तमान में ये जो 230 सीटें हैं इनमें से 47 सीट्स जो है वो एसटी के लिए है और 35 सीट्स जो हैं वो एससी के लिए हैं। तो ये जो क्या है, आरक्षित सीटें हैं। वर्तमान में विधानसभा की 230 सीटें हैं मध्य प्रदेश में, और इन 230 सीटों में से 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व हैं और 35 सीटें जो हैं, 35 सीट्स जो हैं वो अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व हैं। लोकसभा की बात करें तो अविभाजित मध्य प्रदेश में लोकसभा की 40 सीटें हुआ करती थीं और वर्तमान में मात्र 29 सीटें ही लोकसभा की हैं। इन 29 सीटों में से 6 सीटें जो हैं वो अनुसूचित जनजाति के लिए हैं और 4 सीटें जो हैं वो अनुसूचित जाति के लिए हैं। राज्यसभा में वर्तमान में 11 सीटें ही हैं राज्यसभा के लिए मध्य प्रदेश में। यहाँ पे आ जाओ, समाचार पन्नों से देखें तो 104वें संविधान संशोधन 2019 के तहत एंग्लो इंडियन समुदाय से संबंधित आरक्षित सीटों के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। तो पहले क्या होता था, एंग्लो इंडियन के लिए जो 1 सीट या 2 सीट रहती थी कहीं कहीं, उसका प्रावधान जो है वो 104वें संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश की विधायिका को। देखो, विधायिका क्या होती है? विधायिका एक कानून निर्माण करने वाली संस्था होती है। सीधा सा ये समझो, जो कानून बनाए जाते हैं ना राज्य में, उसको कौन बनाती है? विधायिका बनाती है। तो वो विधानसभा जो होती है ना, उसमें 230 लोग बैठकर एक कानून का निर्माण करते हैं, उस पर सहमति जाहिर करते हैं, उसको पास करते हैं, है ना, और फिर राज्यपाल के साइन होते हैं और वो क्या होता है, लागू हो जाता है। मध्य प्रदेश गठन के पश्चात 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की विधानसभा अस्तित्व में आई और इसका पहला अधिवेशन जो है 7 दिसंबर 1956 को हुआ था। तो ये डेट आपको याद रखनी है। पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश विधानसभा का पहला अधिवेशन कब अस्तित्व में आया, तो सही तारीख होगी क्या? 17 दिसंबर 1956। सॉरी, 17 दिसंबर 1956। वर्तमान विधानसभा अवधि जो है 2018 से 2023 है। कौन सी है? 2018 से 2023 है। मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 230 है। मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या है 230 और 230 सदस्यों में एसटी के लिए है 47 और एससी के लिए है 35, जो कि अभी हमने पहले ऊपर देखा है। हाँ, एक और महत्वपूर्ण पॉइंट जो है, मध्य प्रदेश विधानसभा का पुराना नाम क्या है? मिंटो हॉल है। मध्य प्रदेश विधानसभा जो है उसका पुराना नाम मिंटो हॉल है। 1996 के पश्चात मध्य प्रदेश में विधानसभा का नया भवन बनाया गया, जिसे इंदिरा गांधी भवन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इंदिरा गांधी विधानसभा भवन के नाम से जाना जाता है। पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ भोपाल में स्थित है। तो पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ कहाँ पर स्थित है? ये भोपाल में स्थित है।
अब हम आते हैं, देखो जो इंदिरा गांधी विधानसभा भवन का उद्घाटन 3 अगस्त 1996 में किया गया था, इस किसके समय में किया गया? उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा। कौन थे? तत्कालीन राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा। और इस भवन का जो डिजाइन है वो सुविख्यात वास्तुविद सी चार्ल्स कोरिया, इनका फुल नाम है, चार्ल्स कोरिया ने किया है। तो जो इंदिरा गांधी विधानसभा भवन है, पूछा जा सकता है उसका डिजाइन किसने किया है, तो चार्ल्स कोरिया ने, सी कोरिया ने इसका क्या किया है? डिजाइन बनाया है। राजधानी भोपाल में अरेरा पहाड़ी पर ही स्थित है। तो जो विधानसभा भवन है कहाँ पर स्थित है? अरेरा पहाड़ी पर स्थित है। इंदिरा गांधी विधान भवन को आगा खां अवार्ड प्राप्त है। तो इंदिरा गांधी विधान भवन जो है इसको आगा खां अवार्ड भी मिल चुका है। चार्ल्स कोरिया के बारे में जान लेते हैं। तो चार्ल्स कोरिया जो है, इनका जन्म 1930 में हुआ था हैदराबाद में, और इनकी मृत्यु जो है वो मुंबई में 2015 में हुई है। मध्य प्रदेश में इनकी प्रमुख वास्तुकारिता को देखें तो इंदिरा गांधी विधानसभा भवन, भारत भवन और पर्यवास भवन जो है इन्हीं ने डिजाइन किया है, चार्ल्स कोरिया ने। अब हम आते हैं विधानसभा के जो पदाधिकारी होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। देखो विधानसभा के पदाधिकारी में कौन कौन शामिल है? विधानसभा का अध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और प्रोटेम स्पीकर जो होते हैं ये विधानसभा के पदाधिकारी होते हैं। हम एक एक करके इनको देखने वाले हैं। विधानसभा जो अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष का प्रमुख कार्य विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना है तथा उसकी कार्यवाहियों को विनियमित करना है। तो अध्यक्ष क्या करता है? विधानसभा की कार्यवाही को क्या करता है? उसकी अध्यक्षता करता है। यह सामान्यतः सत्ता दल का होता है। अध्यक्ष का चुनाव विधानसभा के सदस्यों में से ही किया जाता है। तो जो अध्यक्ष होता है, जो विधायक बनते हैं ना, उनमें से कोई एक ही अध्यक्ष हो सकता है। अध्यक्ष की विधानसभा की सदस्यता समाप्त हो जाने पर उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ता है और अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है। अगर कभी विधानसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देना होगा तो किसको देंगे? विधानसभा के उपाध्यक्ष को अध्यक्ष अपना क्या देगा? त्यागपत्र देगा। यदि विधानसभा अपने सदस्यों के बहुमत से अध्यक्ष को हटाए जाने का संकल्प पारित कर दे तो उन्हें अपना त्यागपत्र देना पड़ता है। कौन? लेकिन विधानसभा अपने सदस्यों के बहुमत से अगर संकल्प पारित कर देती है अध्यक्ष को हटाने का, तो अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देना पड़ता है, हटना पड़ता है उन्हें। ऐसे संकल्प को पारित करने से पहले 14 दिन पहले सूचना देना आवश्यक है। जब अध्यक्ष को उनके पद से हटाए जाने से संबंधित प्रस्ताव पर सदन में विचार हो रहा होता है तो वे सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं। विधानसभा भंग हो जाने पर अध्यक्ष द्वारा अपना पद रिक्त नहीं कर दिया जाता है। नई विधानसभा द्वारा अपना अध्यक्ष चुन लिए जाने तक वह अपने पद पर बने रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो अध्यक्ष है ना, अगर उनके खिलाफ संकल्प लाया जाता है तो उन्हें पहले 14 दिन पहले सूचित करना पड़ेगा, और अध्यक्ष से हटाए जाने संबंधी अगर प्रस्ताव संसद में विचार विमर्श हो रहा है उस पर, तो उस समय जो विधानसभा है ना, उसकी अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष जो हैं, जिन पर ये चलाया जा रहा है, प्रस्ताव लाया गया है, वो नहीं कर सकते। उस समय कोई और अध्यक्षता करेगा। हाँ, अगर विधानसभा भंग हो जाती है तो जो अध्यक्ष होते हैं ना, वो अपने पद पर बने रहते हैं, लेकिन कब तक? जब तक नया अध्यक्ष नहीं चुन लिया जाता है नई विधानसभा का, तब तक वह अपने पद पर बने रहते हैं। अगर सदन में किसी मसले पर वाद विवाद के दौरान यह व्यवस्था बनाए रखता है तथा सदन के नियमों की व्याख्या करते हैं। कौन करते हैं? विधानसभा अध्यक्ष जो होते हैं वो सदन के नियमों की व्याख्या करते हैं। सदन में पेश किया गया विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसे प्रमाणित करने की जो शक्ति है वह भी अध्यक्ष के पास ही है। लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष के पास होती है और राज्य विधानसभाओं में विधानसभा अध्यक्ष के पास होती है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। इसकी प्रमाणिकता कौन करता है? तो राज्यसभा विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है वह करता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति अथवा पद की रिक्तता की दशा में सदन की अध्यक्षता उपाध्यक्ष करते हैं। कौन करते हैं? सदन की अध्यक्षता उपाध्यक्ष करते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का पद रिक्त हो जाए तो सदन द्वारा नियुक्त सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है। यदि मान लो कि अध्यक्ष भी नहीं है और उपाध्यक्ष भी नहीं है, तो फिर कौन अध्यक्षता करेगा? तो इसके लिए जो सदन है वह किसी सदस्य को नियुक्त करेंगे और वह अध्यक्षता करेगा। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पंडित कुंजीलाल दुबे थे। मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष पंडित कुंजीलाल दुबे थे और सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष पद पर पंडित कुंजीलाल दुबे ही रहे हैं, 10 वर्ष 4 माह तक। सबसे कम समय तक विधानसभा अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति में तेजलाल टेम्भरे का नाम आपको याद रखना है। इन्होंने मात्र 4 माह 17 दिन ही विधानसभा की अध्यक्षता की है। अब हम विधानसभा अध्यक्षों की लिस्ट को देख लेते हैं।
तो देखो इनका कार्यकाल याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि कब से कब का है कार्यकाल, ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, नाम याद रख लो, बस एक बार पढ़ लेते हैं। तो पहले विधानसभा अध्यक्ष मध्य प्रदेश के थे पंडित कुंजीलाल दुबे, दूसरा कार्यकाल भी उन्होंने पूरा किया और तीसरा भी, ये करीब करीब 10 साल के आसपास रहे हैं। श्री काशी प्रसाद पांडे दूसरे विधानसभा अध्यक्ष बने, फिर तेजलाल टेम्बरे बने जो कि सबसे कम समय तक रहे हैं। गुलशेर अहमद, श्री मुकुंद सखाराम नेवालकर, श्री यज्ञदत्त शर्मा, श्री रामकिशोर शुक्ला, श्री राजेंद्र प्रसाद शुक्ला, श्री ब्रजमोहन मिश्रा, ये क्या हैं, ये विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं। साथ ही श्री युत निवास तिवारी, श्री ईश्वरदास रोहिणी, श्री डॉक्टर सीताशरण शर्मा, श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति और श्री गिरीश गौतम, ये क्या हैं, विधानसभा अध्यक्ष रहे। तो देखो विधानसभा अध्यक्ष के बारे में हमने मोटा मोटा क्या क्या देखा, एक बार देख लेते हैं। तो ये विधानसभा की कार्यवाही की अध्यक्षता करता है। ये अगर ये त्यागपत्र देना चाहे तो उपाध्यक्ष को देता है। बहुमत से इसको हटाया भी जा सकता है। हटाने से पहले 14 दिन पहले इसको सूचित करना होगा। हटाए जाने संबंधी जब प्रस्ताव लाया जाता है, विचार होता है उस पर, तो सदन की अध्यक्षता अध्यक्ष नहीं कर सकता है। यदि विधानसभा भंग हो जाती है तो उस समय भी ये अध्यक्ष बना रहता है जब तक कोई नया अध्यक्ष नहीं चुन लिया जाता है। और इसके बारे में और महत्वपूर्ण पॉइंट जो है कि मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष जो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष हैं पंडित कुंजीलाल दुबे, और सबसे कम समय तक रहे हैं तेजलाल टेम्बरे। सबसे अधिक समय तक कौन रहे हैं, पंडित कुंजीलाल दुबे। इतनी महत्वपूर्ण बातें आपको याद रखनी है विधानसभा अध्यक्ष के बारे में। अब हम आते हैं विधानसभा उपाध्यक्ष के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण बातों को देख लेते हैं। जब विधानसभा उपाध्यक्ष अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता करता है, यह सामान्यतः विपक्षी दल का नेता होता है। वे उपाध्यक्ष जो अध्यक्ष हुए हैं उनमें रामकिशोर शुक्ला, श्रीनिवास तिवारी और ईश्वरदास रोहिणी। तो देखो क्या है, विधानसभा उपाध्यक्ष जो है ये क्या करता है, एक तो होता है कौन, विपक्षी दल का नेता होता है। साथ ही वे उपाध्यक्ष जो विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं उनमें रामकिशोर शुक्ला, श्रीनिवास तिवारी और ईश्वरदास रोहिणी का नाम आपको याद होना चाहिए। वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है, इसको आपको करंट अफेयर से देखना है। और पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, पहले विधानसभा उपाध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो श्री विष्णु विनायक सरवटे मध्य प्रदेश के पहले विधानसभा उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश के पहले विधानसभा उपाध्यक्ष श्री विष्णु विनायक सरवटे थे। और सबसे लंबे समय तक उपाध्यक्ष हजारीलाल रघुवंशी रहे हैं। कौन रहे हैं, हजारीलाल रघुवंशी रहे हैं, जो कि 2003 से 2008 तक रहे हैं। सबसे कम समय तक उपाध्यक्ष रहे हैं श्री विष्णु विनायक सरवटे। कौन, श्री विष्णु विनायक सरवटे सबसे कम समय तक उपाध्यक्ष रहे हैं। नोट में देखेंगे रामकिशोर शुक्ला और श्रीनिवास तिवारी ही मध्य प्रदेश में प्रोटेम स्पीकर विधानसभा अध्यक्ष भी रहे और उपाध्यक्ष भी रहे हैं। तो रामकिशोर शुक्ला और श्रीनिवास तिवारी जो हैं ये मध्य प्रदेश में प्रोटेम स्पीकर भी रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं और उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्षों की लिस्ट दी हुई है। तो श्री विष्णु विनायक सरवटे पहले उपाध्यक्ष बनाए गए। श्री अनंत सदाशिव पटवर्धन, श्री नर्मदा प्रसाद श्रीवास्तव, रामकिशोर शुक्ला, श्री नारायण प्रसाद शुक्ल, श्री सवाईमल जैन, रामचंद्र महेश्वरी, रामकिशोर शुक्ल, प्यारेलाल कंवर, कन्हैयालाल यादव, श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी, श्री भेरूलाल पाटीदार, ईश्वरदास रोहिणी, हजारीलाल रघुवंशी, श्री हंसवंश सैन, डॉक्टर राजेंद्र कुमार सैन और सुश्री हिना लिखीराम कांवरे, ये क्या है, विधानसभा उपाध्यक्ष रहे हैं मध्य प्रदेश में। अब हम नेता प्रतिपक्ष की बात करें तो सदन में यह सामान्यतः विपक्षी दल का नेता होता है। और वर्तमान में कौन है, श्री उमंग सिंघार जो हैं नेता प्रतिपक्ष हैं। विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम विपक्ष के नेता बनाए गए थे विश्वनाथ यादव राव तामसकर। कौन बनाए गए थे, विश्वनाथ यादव राव तामसकर। और मध्य प्रदेश में प्रथम महिला नेता प्रतिपक्ष बनाई गई थी जमुना देवी। कौन बनाई गई थी, जमुना देवी को प्रथम महिला नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष की लिस्ट देखें तो इसमें हमें सभी को याद नहीं रखना है, तो इस लिस्ट को देखना जरूरी नहीं है। मध्य प्रदेश के सामयिक अध्यक्ष या प्रोटेम स्पीकर, तो प्रोटेम स्पीकर की जो नियुक्ति है राज्यपाल के द्वारा की जाती है। पूछा जा सकता है प्रश्न कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति जो है वो कौन करता है, तो कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति।
यह पद नए विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद स्वतः ही समाप्त हो जाता है। और प्रोटेम स्पीकर के कार्य क्या है? नवीन विधानसभा की अध्यक्षता करना, विधानसभा सदस्यों को शपथ दिलाना, नए विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव करवाना। किसका काम है? प्रोटेम स्पीकर का कार्य है। ये लिस्ट दी हुई है। तो प्रदेश के पहले प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे काशी प्रसाद पांडे। कौन बनाए गए थे? काशी प्रसाद पांडे प्रदेश के पहले प्रोटेम स्पीकर रहे हैं काशी प्रसाद पांडे, ये याद रखना है आपको। अब हम लोकसभा चुनाव की बात कर लेते हैं कि लोकसभा चुनाव क्या होते हैं। 1957 में जब मध्य प्रदेश में पहला लोकसभा चुनाव हुआ ना, तब मध्य प्रदेश में लोकसभा की 27 सीटें थीं। और 1957 में लोकसभा चुनाव में 27 क्षेत्रों में से कांग्रेस ने 26 और हिंदू महासभा प्रत्याशी ने 1 सीट जीती हुई थी। फिर 1962 में लोकसभा चुनाव में लोकसभा की सीटें बढ़कर मध्य प्रदेश में 36 हो गई। और 1967 में परिसीमन हुआ तो लोकसभा की 1 सीट बढ़कर 36 से 37 हो गई। 1977 में 3 सीटें फिर बढ़ीं और सन 2000 में छत्तीसगढ़ का गठन हो गया तो मध्य प्रदेश में 29 सीटें शेष रह गईं और 11 चली गईं कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 28 और कांग्रेस को 1 पर विजय मिली। तो ये था लोकसभा चुनाव का कुछ आंकड़ा। अब आते हैं मध्य प्रदेश में लोकसभा क्षेत्रों पर। तो अनुसूचित जनजाति के लिए 6 सीटें रिजर्व हैं और जाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 4 और अन्य के लिए 29 सीटें रिजर्व हैं। मध्य प्रदेश में महिला सांसद 2019 आम चुनाव की बात करें, अभी होने वाले हैं चुनाव तो फिर देखेंगे, अभी तो इस आंकड़े को ही देखना है। तो मध्य प्रदेश में लोकसभा सीट जीतने वाली महिलाएं में संध्या राय जो कि भिंड से हैं, साध्वी प्रज्ञा सिंह भोपाल, हिमाद्री सिंह शहडोल, 3 नाम आपको याद रखने हैं। अब हम मध्य प्रदेश में राज्यसभा की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कुल 11 सीटें हैं और वर्तमान में मध्य प्रदेश से राज्यसभा जो सदस्य हैं ये उनकी लिस्ट दी हुई है, तो इस लिस्ट को याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की बात करें तो पुनर्गठन के फलस्वरूप सभी चारों विधानसभाएं एक विधानसभा में समाहित हो गई। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश विधानसभा अस्तित्व में आई मध्य प्रदेश के गठन के साथ, और इसका जो पहला अधिवेशन है 17 दिसंबर 1956 और अंतिम अधिवेशन 17 जनवरी 1957 के बीच संपन्न हुआ। मध्य प्रदेश का पहला विधानसभा चुनाव 1957 में संपन्न हुआ जिसमें कांग्रेस ने 232 सीटें जीतीं जबकि भारतीय जनसंघ ने 10 सीटें जीती थीं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 की बात करें तो 16वीं विधानसभा के लिए मतदान 17 नवंबर 2023 को किए गए। 16वीं विधानसभा चुनाव का परिणाम जो है 3 दिसंबर 2023 को आया है। ये अभी हाल ही में हुए चुनाव का परिणाम 3 दिसंबर 2023 को आया है। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई गई 13 दिसंबर 2023 को। कब दिलाई गई? 13 दिसंबर 2023 को। 16वीं विधानसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत जो है वो 77% है। तो 16वीं विधानसभा के लिए मतदान कितने % हुआ है? 77% हुआ है। सर्वाधिक मतदान जो है वो सिवनी जिले में किया गया। कितना? 86.29%। सिवनी जिले में 2023 के विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक मतदान किया गया। और सर्वाधिक मतदान प्रतिशत वाली विधानसभा सीट है सैलाना, रतलाम जिला सैलाना की जो सीट है वो 90% है। तो जिले में पूछा जाए तो सिवनी जिला है और सीट वाइज पूछा जाए तो रतलाम जिले की सैलाना सीट पर सर्वाधिक मतदान हुआ है 90%। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 163 सीटें प्राप्त हुई हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मात्र 66 सीटें ही प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा भारत आदिवासी पार्टी को 1 सीट प्राप्त हुई है और सर्वाधिक मतों से जीतने वाले प्रत्याशियों में रमेश मेंदोला जो कि विधानसभा इंदौर 2 से हैं, किसके हैं? बीजेपी के, 1,07,047 वोटों से जीते हैं रमेश मेंदोला। और न्यूनतम मतों से जीतने वाले प्रत्याशियों में अरुण भीमाबद हैं, कहाँ से? जो कि 28 वोटों से जीते हैं। विधानसभा सीट इनकी शाजापुर है। अरुण भीमावद न्यूनतम वोटों से जीते हैं। 16वीं विधानसभा में कुल महिला विधायक जो हैं वो 28 हैं। कितनी हैं? कुल महिला विधायक 28 हैं। 1956 के पहले की विधानसभा स्थिति में ये 4 विधानसभाएं थीं और जिनको 1 कर दिया गया है। तो देख लेते हैं पहली विधानसभा विंध्य प्रदेश विधानसभा रीवा। ये 4 अप्रैल 1948 को विंध्य प्रदेश की स्थापना हुई और इसे 20 श्रेणी के राज्य का दर्जा मिला।
इसके राज प्रमुख थे मार्तंड सेन। कौन थे? विंध्य प्रदेश के राज प्रमुख कौन थे? मार्तंड सेन। 1950 में यह राज्य वाव से 7 श्रेणी में कर दिया गया और 1952 के आम चुनाव में यहाँ की विधानसभा के लिए 60 सदस्य चुने गए, जिसके अध्यक्ष श्री शिवानंद थे। तो इतनी जानकारी याद रखने की ज़रूरत नहीं है ना। जो महत्वपूर्ण है वो हम आपको बताते जा रहे हैं। भोपाल राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बनाए गए थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। आपको बस इतना ही याद रखना है इसमें। मध्य भारत विधानसभा जो कि ग्वालियर से संबंधित है, इसमें आपको याद रखना है कि लीलाधर जोशी को प्रथम मुख्यमंत्री बनाया गया था। किसको? लीलाधर जोशी को मध्य भारत विधानसभा का। सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार की बात करें तो इसके पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल को बनाया गया था। इसको हमने मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय वाले पुनर्गठन वाले पहले वीडियो में बहुत ही शानदार तरीके से देखा है, तो उसके लिए आप उस वीडियो को देख सकते हो, जिसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो आप देख सकते हो उसको। अब हमारा अगला टॉपिक जो है मध्य प्रदेश की कार्यपालिका है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की कार्यपालिका को हमें 2 प्रकार से देखना है, एक तो स्थायी या प्रशासनिक कार्यपालिका और दूसरी है अस्थायी, जिसे राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। स्थायी कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित होता है, इसमें प्रशासनिक अधिकारी शामिल होते हैं। वहीं अस्थायी कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। इसको 2 भागों में बांटा गया है। अस्थायी कार्यपालिका को वास्तविक और नाममात्र। वास्तविक कार्यपालिका में मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल शामिल होता है, वहीं नाममात्र की कार्यपालिका में राज्यपाल शामिल होता है। एक एक करके हम सभी को देखेंगे। विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को लागू करने वाली संस्था को कार्यपालिका कहा जाता है। तो जो विधायिका, देखो विधायिका का काम है कानून बनाना, लेकिन उसे लागू करना किसका कार्य है? कार्यपालिका का। विधानसभा में जिस दल का बहुमत होता है वही दल कार्यपालिका का गठन करता है। तो विधानसभा में जिस दल का बहुमत होता है वो किसका गठन करता है? कार्यपालिका का गठन करता है। कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है, जिसे अभी हम देख चुके हैं। अब हम आते हैं सीधे राज्यपाल पर। राज्यपाल के बारे में जानकारी लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 153 है, इसके अनुसार देश के प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। साथ ही एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन के समय केंद्र के एजेंट के रूप में राज्य की शासन व्यवस्था संभालता है। कौन? राज्यपाल। राज्यपाल राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। सीधे क्वेश्चन आता है कि राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो आप आंसर करेंगे राज्यपाल, ना कि मुख्यमंत्री। यह राज्य का प्रथम नागरिक भी होता है और इसकी नियुक्ति अनुच्छेद 155 के अनुसार राष्ट्रपति करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद के तहत? 155 के तहत। इसका कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक होता है। किसी व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल नहीं नियुक्त किया जाएगा जिसका वह निवासी है। तो राज्यपाल जो है वो उसी राज्य से नहीं होता है ना। राज्यपाल का निवास स्थान राजभवन भोपाल में स्थित है। तो राज्यपाल का निवास कहाँ पर है? राजभवन भोपाल में स्थित है। राज्यपाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को देख लेते हैं जो परीक्षा में आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं। देखो, आर्टिकल 153 जो है ये कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, और 154 है राज्य की कार्यपालिकीय शक्ति जो है वो राज्यपाल में निहित होंगी। 155 के अनुसार राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, और 156 के तहत ये बताया गया है कि जो राज्यपाल है उसका कार्यकाल राष्ट्रपति के पद प्रसाद पर्यंत पर टिका हुआ है। अनुच्छेद 157 राज्यपाल नियुक्ति होने के लिए जो योग्यताएं होती हैं उसके बारे में बात करता है, और 158 जो है राज्यपाल के लिए पद के लिए शर्त हैं। 159 में राज्यपाल द्वारा शपथ की बात की गई है, और अनुच्छेद 161 जो है राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 161 जो है राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 163 में राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद है। तो अनुच्छेद 163 जो है उसको राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद है। आर्टिकल 174 राज्य के विधानमंडल के सत्र सत्रावसान और विघटन से संबंधित है, और आर्टिकल 200 जो है राज्यपाल द्वारा राज्य के बिलों पर अनुमति से संबंधित है। अनुच्छेद 202 वित्तीय वर्ष में राज्य विधानमंडल के सदन में बजट का विवरण है, और 213 जो है राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति जारी करने की शक्ति पर इसकी बात करता है। अच्छा, सर्वाधिक महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो है वो है 213 राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। इसके बाद जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, अनुच्छेद 153, 154 जिसमें कार्यपालिका की शक्ति निहित है, 155 राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति,
और 157 राज्यपाल राज्य की योग्यताएं और 159 राज्यपाल द्वारा शपथ। साथ ही 156 जो है यह भी महत्वपूर्ण है, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है राज्यपाल की क्षमादान शक्ति। किसमें? अनुच्छेद 161 में है राज्यपाल की क्षमादान शक्ति, यह भी आपको याद रखना है। राज्यपाल को एक नज़र में देख लेते हैं। देखो, राज्यपाल कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है और 153 में राज्यपाल का प्रावधान है। नियुक्ति की बात करें तो राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति करते हैं और इनकी न्यूनतम आयु योग्यता जो है वो 35 वर्ष है। शपथ जो है हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। तो राज्यपाल की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन इनको शपथ जो है हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। कार्यकाल की बात करें तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत इनका कार्यकाल होता है और उनको वेतन जो है 3.5 लाख रुपए प्रति माह दिया जाता है। त्यागपत्र अपना राष्ट्रपति को देते हैं। और राज्यपाल की शक्तियों की बात करें तो मुख्यमंत्री और राज्य मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करना इसकी शक्ति है। राज्य के उच्चाधिकारियों जैसे लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, महाधिवक्ता, विश्वविद्यालयों के कुलपति, कुलगुरु आदि की नियुक्ति करना। राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति को सलाह देना भी राज्यपाल का कार्य है। राष्ट्रपति शासन के समय राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना और राज्य के प्रशासन के संदर्भ में वह मुख्यमंत्री से समय सूचनाएं प्राप्त कर सकता है। ये क्या है? ये राज्यपाल की शक्तियां हैं। अब हमें देखना है मध्य प्रदेश के राज्यपाल को। तो देखो, हम यहाँ पे इस लिस्ट को नहीं देख रहे हैं क्योंकि हमें आगे यहाँ पर मध्य प्रदेश के जितने भी राज्यपाल हैं ना, सबको एक एक करके देखना ही है। तो हम इस लिस्ट को नहीं देखते हैं, है ना। हम सीधे आते हैं राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर। राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं। यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो इसको बहुत ध्यान से समझना है। देखो, मध्य प्रदेश की जो पहली महिला राज्यपाल बनाई गई थी वो थी सरला ग्रेवाल। कौन थी? मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनाई गई थी सरला ग्रेवाल। और नियुक्ति के समय सबसे कम उम्र के या की राज्यपाल बनाई गई थी श्रीमती सरला ग्रेवाल। जब नियुक्ति हुई इनकी तो ये सबसे कम उम्र की थी। और नियुक्ति के समय सर्वाधिक उम्र के राज्यपाल बनाए गए हैं लालजी टंडन। कौन? लालजी टंडन नियुक्ति के समय सर्वाधिक उम्र के राज्यपाल बनाए गए हैं, लालजी टंडन। राज्यपाल जिनका जन्म सतना जिले में हुआ है, श्री N.A. बांचू। ये इनका जन्म जो है सतना जिले में हुआ है। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि अभी तो हमने पढ़ा है कि जो व्यक्ति उसी राज्य से संबंधित व्यक्ति राज्यपाल नहीं बनता है। हाँ, नहीं बनता है। उस समय ये संबंधित मतलब ये इनका जन्म जरूर यहाँ पे हुआ है, लेकिन इनका कार्यस्थल जो है वो मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं था। भारत के बाहर जन्मे मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो हैं डॉक्टर भाई महावीर, इनका जन्म जो है लाहौर में हुआ है और ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल बनाए गए थे। सबसे लंबे समय तक सेवारत पूर्णकालिक राज्यपाल, सबसे लंबे समय तक सेवारत पूर्णकालिक राज्यपाल हैं श्री H.B. पाटस्कर। कौन है? H.B. पाटस्कर। ये 7 वर्ष 7 माह 27 दिन तक अपने कार्यकाल पर रहे हैं। और सबसे कम समय तक सेवारत रहे हैं डॉक्टर B.P. सीतारमैया। कौन है? डॉक्टर B.P. सीतारमैया। सबसे लंबे समय तक कार्य करने वाले कार्यवाहक राज्यपाल में श्री O.P. कोहली का नाम याद रखना है आपको। सबसे लंबे समय तक कार्य करने वाले कार्यवाहक राज्यपाल में O.P. कोहली का नाम याद रखना है। जब भोपाल गैस कांड हुआ उस समय मध्य प्रदेश के राज्यपाल K.M. चांडी थे। कौन थे? K.M. चांडी थे। आपको कमेंट में बताना है कि जब भोपाल गैस कांड हुआ उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। सबसे कम समय तक कार्यवाहक राज्यपाल P.V. दीक्षित थे। कौन से? सबसे कम समय तक कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं P.V. दीक्षित। और सबसे अधिक समय तक कार्यवाहक राज्यपाल कौन रहे हैं? श्री O.P. कोहली जी हैं, सबसे अधिक समय तक रहे हैं। मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने वाले पहले राज्यपाल कौन थे? तो सत्यनारायण सिन्हा पहले राज्यपाल थे जिन्होंने मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया था। राज्यपाल जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई है राज्यपाल जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई है राम प्रकाश गुप्ता। कौन? राम प्रकाश गुप्ता 2004 में। और मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं बलराम जाखड़ जी जो हैं लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। ये 7वीं और 8वीं लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं और ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रहे हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो लोकायुक्त एवं मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं तो ये हैं P.V. दीक्षित। श्री P.V. दीक्षित जो हैं मध्य प्रदेश के लोकायुक्त भी रहे हैं और मध्य प्रदेश के न्यायाधीश भी रहे हैं और राज्यपाल भी।
मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बार नियुक्त राज्यपाल कौन है? तो भगवत दयाल शर्मा जो हैं ये सर्वाधिक बार नियुक्त हुए हैं, भगवत दयाल शर्मा। छत्तीसगढ़ के गठन के समय मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे भाई महावीर। ये भाई महावीर जो है इनका जन्म कहाँ हुआ है? पाकिस्तान के लाहौर में हुआ था। सिविल सेवा पृष्ठभूमि वाले प्रथम राज्यपाल हैं तो श्री एन बांचू जो हैं वो सिविल सेवा पृष्ठभूमि वाले प्रथम राज्यपाल हैं। एक बार दोबारा से इसको देख लेते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं। सबसे पहले हमने देखा कि मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन है? सरला ग्रेवाल। और ये सबसे कम उम्र की राज्यपाल बनाई गई थी नियुक्ति के समय। और सर्वाधिक उम्र के राज्यपाल कौन थे? श्री लालजी टंडन 84 वर्ष। राज्यपाल जिनका जन्म सतना में हुआ है तो हमने देखा श्री N.A. बांचू है ना। और भारत के बाहर जन्मे हैं भाई महावीर, कहाँ पर? लाहौर में। सबसे लंबे समय तक H.B. पाटस्कर का नाम याद रखना है और सबसे कम समय के लिए डॉक्टर B.P. सीतारमैया का नाम याद रखना है। सबसे लंबे समय तक कार्य करने वाले कार्यवाहक राज्यपाल में श्री O.P. कोहली का नाम याद रखना है और सबसे कम समय के कार्यवाहक राज्यपाल में P.V. दीक्षित का नाम याद रखना है। भोपाल गैस कांड के समय राज्यपाल K.M. चांडी थे और मुख्यमंत्री कौन थे ये आपको कमेंट में बताना है। मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने वाले पहले राज्यपाल सत्यनारायण सिन्हा थे। कौन थे? सत्यनारायण सिन्हा। राज्यपाल जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई तो वो थे राम प्रकाश गुप्ता। और 7वीं और 8वीं लोकसभा के अध्यक्ष रहे बलराम जाखड़ मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो लोकायुक्त मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं कौन? P.V. दीक्षित। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बार नियुक्त राज्यपाल कौन है? भगवत दयाल शर्मा जो हैं मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बार नियुक्त राज्यपाल हैं। छत्तीसगढ़ गठन के समय मध्य प्रदेश के राज्यपाल भाई महावीर थे और सिविल सेवा पृष्ठभूमि वाले प्रथम राज्यपाल श्री N.N. बांचू थे। कौन थे? N.N. बांचू थे। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल कौन कौन रहे हैं। तो ये लिस्ट आपको पूरी की पूरी लिस्ट आपको याद होनी चाहिए, बिल्कुल रटी होनी चाहिए। तो मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपालों में श्री P.V. दीक्षित, G.P. सिंह 2 बार। कितनी बार? G.P. सिंह 2 बार। N.D. ओझा, कृष्ण मोहन सेठ, O.P. कोहली और श्रीमती आनंदीबेन पटेल। तो ये नाम आपको याद रखने हैं। पहले कार्यवाहक अध्यक्ष श्री P.V. दीक्षित, G.P. सिंह दूसरे 2 बार रहे हैं। N.D. ओझा, कृष्ण मोहन सिंह, O.P. कोहली और श्रीमती आनंदीबेन पटेल, ये नाम याद रखने हैं आपको। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल, तो जब राष्ट्रपति शासन लगाए गए मध्य प्रदेश में, अभी तक 3 बार लगाया जा चुका है, तो उस समय कौन थे राज्यपाल ये देखना है। तो देखो, जब सत्यनारायण सिन्हा राज्यपाल थे ना तब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। और जब दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा तब उस समय C.M. पुनाचा जो हैं वो मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। प्रथम राष्ट्रपति शासन के समय सत्यनारायण सिन्हा राज्यपाल थे और द्वितीय राष्ट्रपति शासन के समय C.M. पुनाचा जो हैं वो राज्यपाल थे। महमूद अली खान जो हैं ये तृतीय राष्ट्रपति शासन के समय थे। कौन? महमूद अली खान। अब हमें ऐसे राज्यपालों की लिस्ट देखनी है जो अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी बने हैं। तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री K.C. रेड्डी जो हैं ये मैसूर राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। K.C. रेड्डी कहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं? मैसूर राज्य के। और C.M. पुनाचा जो हैं ये कुर्ग राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। भगवत दयाल शर्मा जिनकी नियुक्ति सर्वाधिक बार हुई है ये हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। कहाँ के? हरियाणा के। और श्री राम प्रकाश गुप्ता जो हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। श्री राम प्रकाश गुप्ता उत्तर प्रदेश। श्री राम नरेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। कहाँ के? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। और आनंदीबेन पटेल जो हैं वो गुजरात की मुख्यमंत्री रही हैं। ये वे राज्यपाल थे जो अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो आपको देखो विशेष रूप से एक तो राम नरेश यादव का तो पता ही होगा आपको, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। और आनंदीबेन का पता होगा आपको। जो याद रखना है K.C. रेड्डी मैसूर के और C.M. पुनाचा जो हैं वो कुर्ग के। भगवत दयाल शर्मा हरियाणा और श्री राम प्रकाश गुप्ता जो हैं वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। अब हम उन राज्यपालों को देखेंगे जो लोकायुक्त भी रहे हैं। तो P.V. दीक्षित और G.P. सिंह जो हैं ये लोकायुक्त रहे हैं। क्या रहे हैं? लोकायुक्त। राज्यपाल जिन्हें डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त है ऐसे राज्यपालों में डॉक्टर B.D. शर्मा, डॉक्टर भाई महावीर और डॉक्टर बलराम जाखड़ जो हैं इन्हें डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त है। डॉक्टर B.D. शर्मा, भाई महावीर, डॉक्टर बलराम जाखड़, इनको क्या है? डॉक्टरेट की उपाधि मिली हुई है। लोकायुक्त तो रहे हैं राज्यपाल कौन कौन से? ये दोनों P.V. दीक्षित और G.P. सिंह, याद रखना है आपको। राज्यपाल जो व्याख्याता या शिक्षक रहे हैं तो
डॉक्टर भाई महावीर, जो कि डॉक्टरेट की उपाधि भी है इनके पास, और व्याख्याता और शिक्षक भी रहे हैं। श्री रामेश्वर ठाकुर, राम नरेश यादव, श्री ओम प्रकाश कोहली और श्रीमती आनंदीबेन पटेल जो हैं वो व्याख्याता और शिक्षक रहे हैं। राज्यपाल का कार्य मेहमानों की इज्जत करके उसको चाय भोजन दावत देने के अलावा कुछ नहीं है। यह कथन पट्टाभी सीतारमैया का है। तो ये किसने दिया था कथन कि राज्यपाल का कार्य मेहमानों की इज्जत करके उनको चाय भोजन तथा दावत देने के अलावा कुछ नहीं है। यह कथन पट्टाभी सीतारमैया जी का है। पूछा गया है MPPSC ITI प्रिंसिपल 2023 वाले प्रश्न में, आगे भी पूछा जा सकता है, तो इस बात को ध्यान रखना है। राज्यपाल जो अन्य राज्यों के राज्यपाल रहे हैं अब उनको देख लेते हैं। तो मुख्यमंत्री रहे हैं अन्य राज्यों के, वो तो देख ही लिया है। अब राज्यपाल देख लेते हैं। देखो ये थोड़ा सा क्या है, कठिन पोर्शन है, यहाँ पे याद रखना पड़ेगा आपको चीज़ों को बहुत ध्यान से। देखो निरंजन नाथ बांचू जो हैं वो मध्य प्रदेश के भी राज्यपाल रहे हैं और केरल के भी राज्यपाल रहे हैं। कौन? निरंजन नाथ बांचू। और जो CM पुनाचा हैं, CM पुनाचा, ये उड़ीसा राज्य के राज्यपाल रहे हैं। CM पुनाचा और मध्य प्रदेश के भी राज्यपाल रहे हैं। डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा जो हैं वो उड़ीसा के राज्यपाल रहे हैं। और KM चांडी जो हैं ये गुजरात के राज्यपाल रहे हैं। डॉक्टर मोहम्मद शफी कुरैशी बिहार के राज्यपाल रहे हैं। कहाँ के? बिहार के। और श्री कृष्ण मोहन सेठ जो हैं वो मध्य प्रदेश के अलावा त्रिपुरा और छत्तीसगढ़ के भी राज्यपाल रहे हैं। कौन? श्री कृष्ण मोहन सेठ त्रिपुरा और छत्तीसगढ़ के भी राज्यपाल रहे हैं। बलराम जाखड़ जो हैं ये गुजरात के राज्यपाल रहे हैं। बलराम जाखड़ गुजरात के राज्यपाल रहे हैं, मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। श्री रामेश्वर ठाकुर की बात करें तो ये कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के साथ साथ मध्य प्रदेश के भी राज्यपाल रहे हैं। श्री रामेश्वर ठाकुर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। लालजी टंडन जो हैं वो बिहार के राज्यपाल रहे हैं। और OP कोहली जो हैं ये गुजरात के राज्यपाल रहे हैं। कौन? OP कोहली गुजरात के राज्यपाल रहे हैं। आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ की राज्यपाल रही हैं, साथ ही मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल रही हैं और ये गुजरात की मुख्यमंत्री पद पर भी रही हैं। अब हम ऐसे राज्यपालों को देखते हैं जो संविधान सभा के सदस्य रहे हैं। तो डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया, HB पाटस्कर, KC रेड्डी, CM पुनाचा और श्री सत्यनारायण सिन्हा जो हैं ये संविधान सभा के सदस्य रहे हैं। कौन कौन से? एक तो डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया, HB पाटस्कर, KC रेड्डी, CM पुनाचा और सत्यनारायण सिन्हा जो हैं ये क्या रहे हैं? ये राज्यपाल जो संविधान सभा के सदस्य हैं रहे हैं, ये वो हैं। कन्फ्यूजन पॉइंट को देख लेते हैं। तो नियुक्ति के समय सर्वाधिक उम्र के राज्यपाल लालजी टंडन और नियुक्ति के समय दूसरे सर्वाधिक उम्र के राज्यपाल राम नरेश यादव हैं। राजभवन वेबसाइट पर FAQ में सबसे कम समय तक कार्य करने वाले कार्यवाहक राज्यपाल GP सिंह हैं, 6 दिन लिखा हुआ है, जबकि राजभवन वेबसाइट पर ही कार्यकाल सूची के हिसाब से 16 दिन लिखा हुआ है। तो इसको आपको कन्फ्यूजन नहीं रखना है। समाचार पन्नों से बात कर लेते हैं। अक्टूबर 2023 में गठित नवीनतम तहसीलों की। तो उनलेह तहसील बनाई गई है किस जिले में? उज्जैन की। और बालाघाट तहसील बनी है किस जिले में? लामता। बमोरी तहसील बनी है रायसेन जिले में। और सुल्तानगंज तहसील बनी है रायसेन जिले में। और क्यामपुर तहसील बनी है मंदसौर जिले में। ये तहसीलें भी आपको याद रख लेनी है। अब हमें बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्शन हम देखने जा रहे हैं, तो आपको बहुत ध्यान से इस चीज़ों को देखना है, इन सभी कंटेंट को बहुत ध्यान से समझना है। मध्य प्रदेश के अब तक रहे राज्यपाल जो हैं उनके बारे में क्या क्या बातें महत्वपूर्ण है, कहाँ उनका जन्म हुआ है, क्या किसको और किस नाम से जाना जाता है, इस सब के बारे में हम देखने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल जो हैं पट्टाभी सीतारमैया हैं। कौन है? पट्टाभी सीतारमैया हैं। इनका जो जन्म है 1880 में आंध्र प्रदेश में हुआ है। कहाँ हुआ है इनका जन्म? 1880 में आंध्र प्रदेश में हुआ है। और इनका पूरा नाम है डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया का भोगूराज पट्टाभी सीतारमैया। क्या है? भोगूराज पट्टाभी सीतारमैया इनका नाम है। पूर्णकालिक राज्यपाल के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल 7 माह 12 दिन जो है पट्टाभी सीतारमैया का है। पूर्णकालिक राज्यपाल के रूप में संविधान सभा के सदस्य रहे हैं पट्टाभी सीतारमैया और प्रसिद्ध चिकित्सक भी रहे हैं। इन्होंने जन्मभूमि नाम से अंग्रेजी भाषा में साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया है। तो पट्टाभी सीतारमैया के द्वारा जन्मभूमि नाम से अंग्रेजी समाचार पत्र निकाला जाता था। और 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष पद के लिए सुभाष चंद्र बोस से इनकी हार हुई थी।
कब? 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष पद के लिए सुभाष चंद्र बोस से इनकी हार हुई थी। त्रिपुरी अधिवेशन में इनका समर्थन महात्मा गांधी ने किया था। किसने किया था? त्रिपुरी अधिवेशन में इनका समर्थन जो है महात्मा गांधी ने किया था। 1948 जयपुर के कांग्रेस अधिवेशन में इन्हें अध्यक्ष बनाया गया। तो 1948 में कांग्रेस अधिवेशन में इन्हें अध्यक्ष बनाया गया था। कब? 1948 में। और नेशनल एजुकेशन और हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस पुस्तक के लेखक भी रह चुके हैं। तो पूछा जा सकता है कि नेशनल एजुकेशन और हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस की जो लेखक हैं वो कौन है? तो डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया हैं। इन्होंने अपने जीवन काल में 14 पुस्तकें लिखी हैं, तो लेखक भी रहे हैं, है ना। तो क्या क्या याद रखना है पट्टाभी सीतारामैया के बारे में? ये सारी जानकारी याद रखनी है आपको। अब हम बात करते हैं श्री हरि विनायक पाटस्कर की। इनका जो जन्म है 1892 में पुणे में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? 1892 में पुणे में हुआ है। और पट्टाभी सीतारामैया का जन्म कहाँ पर हुआ था? आंध्र प्रदेश में हुआ था। श्री हरि विनायक पाटस्कर संविधान सभा के सदस्य रहे हैं और माफ कीजिएगा, पूना विश्वविद्यालय के उप कुलपति भी रहे हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एडवोकेट रहे हैं श्री हरि विनायक पाटस्कर, और केंद्र सरकार में विधि एवं नागरिक उड्डयन मंत्री भी रहे हैं। सर्वाधिक लंबे समय तक रहने वाले राज्यपाल हैं ये श्री हरि विनायक पाटस्कर, और सर्वाधिक लंबे समय तक रहने वाले राज्यपाल हैं हरि विनायक पाटस्कर। और हिंदू कोड बिल पारित करवाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। 1963 में पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया है श्री हरि विनायक पाटस्कर को। केसी रेड्डी की बात करें तो इनका जन्म 1902 में कोलार कर्नाटक में हुआ है। किसका? केसी रेड्डी का जन्म जो है कोलार कर्नाटक में 1902 में हुआ है, और मैसूर कर्नाटक राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे। केसी रेड्डी जो हैं मैसूर कर्नाटक राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बनाए गए थे। ये संविधान सभा के भी सदस्य रहे हैं, साथ ही केंद्र में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री भी रहे हैं। प्रदेश के लगातार 2 बार राज्यपाल रहे हैं केसी रेड्डी। अगला जो नाम है पीवी दीक्षित का है। ये कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं। इनका जन्म 1907 में हुआ था, और पीवी दीक्षित का पूरा नाम है पुरुषोत्तम विनायक दीक्षित। मध्य प्रदेश के पहले कार्यवाहक राज्यपाल पीवी दीक्षित को बनाया गया, और 1959 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं ये। तो पीवी दीक्षित 1959 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। साथ ही हम आपको जानकारी दे दें कि तत्कालिक राज्यपाल केसी रेड्डी के विदेश यात्रा जाने के कारण इन्हें 7 दिन के लिए कार्यवाहक राज्यपाल बनाया गया था। यह मध्य प्रदेश के राज्य लोकायुक्त पद पर भी रहे हैं पीवी दीक्षित। श्री सत्यनारायण सिन्हा की बात करें तो यह संविधान सभा के सदस्य रहे हैं। दरभंगा बिहार में 1900 में इनका जन्म हुआ है। इनके शासन में पहली बार मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। किसके समय? श्री सत्यनारायण सिन्हा के समय। केंद्र सरकार में सूचना प्रसारण मंत्री, स्वास्थ्य परिवार नियोजन और नागरिक विकास मंत्री भी रह चुके हैं ये। निरंजन नाथ बाचू की बात करें, निरंजन नाथ बाचू, यह हमने इनके बारे में एक महत्वपूर्ण फैक्ट यह देखा था कि ये भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे हैं और केरल राज्य के भी राज्यपाल रहे हैं। कौन? निरंजन नाथ बाचू जो हैं ये केरल राज्य के भी राज्यपाल रहे हैं, और इनका जन्म जो है सतना मध्य प्रदेश में हुआ है। सीएम पुनाचा की बात करें तो इनका जन्म कुर्ग कर्नाटक में हुआ है, और इनका पूरा नाम है चेम्पुदिरा मुनाथा पुनाचा। भारत छोड़ो आंदोलन में ये शामिल थे, संविधान सभा के सदस्य रहे हैं और कुर्ग कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे हैं। मैसूर राज्य के प्रथम उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री रहे। साथ ही इनके समय मध्य प्रदेश में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था। किसके समय? सीएम पुनाचा के समय। इनका पूरा नाम है चेम्पुदिरा मुनाथा पुनाचा। केंद्र सरकार में परिवहन और पर्यटन राज्य मंत्री थे, और यह 3 बार उड़ीसा के राज्यपाल भी रहे हैं। तो सीएम पुनाचा के बारे में विशेष रूप से आपको याद रखना है कि ये कुर्ग जो है कर्नाटक में उसके मुख्यमंत्री रहे हैं, और उड़ीसा राज्य के 3 बार राज्यपाल रहे हैं। साथ ही मध्य प्रदेश के भी राज्यपाल रहे हैं। कौन से क्रम के? 7वें क्रम के। अब हम बात करते हैं भगवत दयाल शर्मा की, जिनका जन्म रोहतक हरियाणा में हुआ है, और ये राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य रहे हैं। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक 3 बार राज्यपाल रहे हैं। तो ये सर्वाधिक कार्यकाल नहीं है, सर्वाधिक बार चुने गए हैं। हरियाणा राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं भगवत दयाल शर्मा। तो भगवत दयाल शर्मा जो हैं हरियाणा राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं, और उड़ीसा के भी ये राज्यपाल रहे हैं। तो भगवत दयाल शर्मा जो हैं मध्य प्रदेश और उड़ीसा के राज्यपाल रहे हैं। साथ ही आपको याद रखना है कि ये हरियाणा राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बनाए गए थे।
जीपी सिंह की बात करें, जिनकी फ़ोटो इनको नहीं मिल पाई है परीक्षा धाम वालों को पेज में लगाने के लिए। रीवा मध्य प्रदेश में जीपी सिंह का जन्म हुआ है। एक कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं। कैसे रहे हैं? कार्यवाहक राज्यपाल। मध्य प्रदेश के दूसरे कार्यवाहक राज्यपाल हैं और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। कौन? जीपी सिंह। इनका पूरा नाम है गुरु प्रसन्न सिंह। क्या है जीपी सिंह का पूरा नाम? गुरु प्रसन्न सिंह। के.एम. चांडी की बात करें तो यह भोपाल गैस कांड के समय राज्यपाल थे और गुजरात के भी राज्यपाल रहे हैं। पांडिचेरी के भी उपराज्यपाल रहे हैं के.एम. चांडी। एन.डी. ओझा जो कि कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं, इनका पूरा नाम नारायण दत्ता ओझा है और एक कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं 1987 में। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे हैं और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। कौन? एन.डी. ओझा। श्रीमती सरला ग्रेवाल जो कि मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल हैं, इनका जन्म जो है पंजाब में हुआ है। कब? 1927 में। और ये सबसे कम उम्र की नियुक्ति के समय है ना, सबसे कम उम्र की राज्यपाल बनी थी। 61 वर्ष उस समय इनकी आयु थी। प्रधानमंत्री की ये सचिव रही हैं। साथ ही यह देश की दूसरी महिला IAS अधिकारी रही हैं। ये देश की दूसरी महिला IAS अधिकारी रही हैं। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने इन्हें इंटरनेशनल स्कॉलरशिप प्रदान की थी। किनको? श्रीमती सरला ग्रेवाल को। कुंवर मोहम्मद अली खान की बात करें तो इनके समय मध्य प्रदेश में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था और ये मध्य प्रदेश के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य रहे हैं और अशोक मेहता समिति के भी ये सदस्य रहे हैं कुंवर मोहम्मद अली खान। डॉक्टर मोहम्मद शफी कुरैशी की बात करें तो इनका जन्म श्रीनगर में हुआ था और ये केंद्र सरकार में अलग अलग मंत्रालयों में रहे हैं। साथ ही एक बार बिहार के राज्यपाल भी नियुक्त किए गए हैं। इनके समय मध्य प्रदेश में 73वां और 74वां संविधान संशोधन लागू किया गया था डॉक्टर मोहम्मद शफी कुरैशी के समय में। डॉक्टर भाई महावीर की बात करें, जिनका जन्म पाकिस्तान के लाहौर में हुआ है। 1922 में छत्तीसगढ़ विभाजन के समय मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे डॉक्टर भाई महावीर। जनसंघ के संस्थापक सदस्य एवं प्रथम महासचिव भी थे उसके डॉक्टर भाई महावीर। राम प्रकाश गुप्त की बात करें तो इनका जन्म झांसी में हुआ है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री रहे हैं राम प्रकाश गुप्त। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने 1993 में और उत्तर प्रदेश राज्य योजना मंडल के उपाध्यक्ष भी। कृष्ण मोहन सेठ जो हैं भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर रहे हैं। मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं लेफ्टिनेंट कृष्ण मोहन सेठ और त्रिपुरा राज्य के राज्यपाल रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल रहते हुए इन्होंने मध्य प्रदेश राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार संभाला है। बलराम जाखड़ जो कि लगातार लोकसभा के 2 बार अध्यक्ष रहे हैं, पंजाब में विधानसभा के विपक्ष के नेता रहे हैं, केंद्र सरकार में कृषि मंत्री रहे हैं, ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रहे हैं बलराम जाखड़। रामेश्वर ठाकुर जो है, इनका जन्म मोडड्डा झारखंड में हुआ है और भारत छोड़ो आंदोलन में ये सक्रिय रहे थे। इतना ही आपको याद रखना है। रामेश्वर ठाकुर जो है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के राज्यपाल भी रहे हैं। माफ कीजिएगा। रामनरेश यादव की बात करें तो रामनरेश यादव का जन्म 1928 में आजमगढ़ के उत्तर प्रदेश में हुआ है। ये उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और सबसे अधिक उम्र में मध्य प्रदेश के दूसरे सबसे अधिक उम्र में नियुक्त होने वाले राज्यपाल हैं 84 वर्ष में। ओपी कोहली की बात करें तो इनका यह जो है दिल्ली में इनका जन्म हुआ है। 2016 से 18 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं ओपी कोहली। मध्य गुजरात के राज्यपाल भी संभाला है इन्होंने और इनका निधन जो है 2023 में हो गया था। सर्वाधिक समय तक कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं ये ओपी कोहली। आनंदीबेन पटेल की बात करें तो इनका जन्म जो है महसाणा के गुजरात में हुआ है और ये मध्य प्रदेश की दूसरी महिला राज्यपाल हैं। गुजरात की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी हैं और उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राज्यपाल भी रही हैं। उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राज्यपाल रही हैं, मध्य प्रदेश की राज्यपाल रही हैं और मध्य प्रदेश की दूसरी महिला राज्यपाल हैं। गुजरात की प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं। समय समय पर धरती, साधना एवं सखी इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। ये किसकी पुस्तकें हैं? तो आनंदीबेन पटेल की। लालजी टंडन की बात करें तो इनका जन्म उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में सदन के नेता रहे हैं। बिहार के राज्यपाल रहे हैं ये और 21 जुलाई 2020 को इनकी मृत्यु हुई थी। अनकहा लखनऊ इनकी प्रमुख पुस्तक है। किसकी? लालजी टंडन की। सबसे अधिक उम्र में नियुक्त होने वाले राज्यपाल हैं लालजी टंडन। मंगू भाई छगन भाई पटेल की बात करें तो जनवरी 1944 में इनका जन्म हुआ और नवसारी गुजरात में इनका जन्म हुआ था। वर्तमान मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं ये। यह गुजरात के गांडेवी विधानसभा से लगातार 5 बार विधायक चुने गए हैं। गुजरात विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। गुजरात एवं राज्य में वन एवं पर्यावरण मंत्री रहे हैं। कौन? श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल।
टॉपिक है मुख्यमंत्री, उसको भी बड़े ध्यान से समझते हैं। देखो, जो राज्यपाल था ना, वो क्या है, संवैधानिक प्रमुख है राज्य का, लेकिन जो मुख्यमंत्री होता है वो कार्यपालिक प्रमुख होता है। कैसा होता है? कार्यपालिक प्रमुख होता है। शक्तियों का जो वास्तविक प्रयोग है मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद करती है। कौन करती है? शक्तियों का वास्तविक प्रयोग जो है राज्यपाल नहीं करता है, बल्कि कौन करता है? मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद करती है। साधारणतः मुख्यमंत्री ही सदन का नेता होता है। ऐसा आमतौर पर ऐसा ही होता है कि मुख्यमंत्री ही सदन का नेता होगा, लेकिन चौथी विधानसभा में जो श्रीमती विजया राजे सिंधिया जी है ना, ये सदन की नेता थी, लेकिन उस समय मुख्यमंत्री नहीं थी। भोपाल गैस त्रासदी के समय श्री अर्जुन सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। कौन थे? अर्जुन सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। कब? जब भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। और मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी सुश्री उमा भारती जी। कौन? सुश्री उमा भारती जी। प्रदेश में भाजपा की पहली बार सरकार 1990 में बनी। कब बनी? 1990 में। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 164 के अनुसार कौन करता है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति है अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री को शपथ राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। किसके द्वारा मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई जाती है? राज्यपाल के द्वारा। तो नियुक्ति भी राज्यपाल करता है, साथ ही शपथ भी राज्यपाल ही दिलाता है। लेकिन अभी जब राज्यपाल वाला टॉपिक हम पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि जो राज्यपाल है, राज्यपाल की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन उनको राज्यपाल को शपथ जो है वो राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री का वर्तमान में वेतन कितना है? 2,55,000 रुपये है। कितना है? 2,55,000 रुपये है। मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियों की बात करें तो मुख्यमंत्री राज्य मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है, अतः मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता उसी के द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता मंत्रिपरिषद के किसी वरिष्ठ सदस्य द्वारा की जाती है। मान लीजिए अगर मुख्यमंत्री अनुपस्थित है, मुख्यमंत्री कहीं किसी और दौरे पर गए हैं या किसी और वजह से अनुपस्थित हैं, तो उस समय राज्य मंत्रिपरिषद की जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता मंत्रिपरिषद का जो वरिष्ठ सदस्य होगा वो करेगा। कौन करेगा? मंत्रिपरिषद का वरिष्ठ सदस्य करेगा। ये नहीं लिखा है कि विधानसभा का वरिष्ठ सदस्य करेगा, मंत्रिपरिषद का वरिष्ठ सदस्य करेगा। मुख्यमंत्री के परामर्श पर ही राज्यपाल राज्य विधानसभा को भंग करता है। तो राज्यपाल जो होता है वो अपने मन से विधानसभा को भंग नहीं कर सकता है। कब करेंगे? मुख्यमंत्री के परामर्श पर ही राज्यपाल राज्य विधानसभा को भंग कर सकता है। मुख्यमंत्री का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य होता है कि वह मंत्रिपरिषद के निर्णयों की सूचना जो है वो राज्यपाल को दे। यदि किसी विषय पर राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री से सूचना मांगी जाती है तो मुख्यमंत्री ऐसी सूचना देने के लिए बाध्य है। अगर मान लो कि किसी विषय पर राज्यपाल क्या करता है, मुख्यमंत्री से सूचना मांगता है, तो राज्यपाल जो मुख्यमंत्री होते हैं ना, उनको सूचना देने के लिए राज्यपाल को क्या है? बाध्य है, उनको देनी ही पड़ेगी। जो मुख्यमंत्री होता है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य एवं राज्य महाधिवक्ता आदि के चयन में राज्यपाल को परामर्श देता है। तो जो कमेटी होती है ना, उसमें मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों होते हैं। मुख्यमंत्री राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों का चयन करता है। मुख्यमंत्री जो होता है वो राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों का क्या करता है? चयन करता है तथा उसके विभागों का वितरण करता है। और राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर किसी राज्य के किसी भी मंत्री को अपदस्थ कर सकता है। तो किसी भी मंत्री को हटाने का जो शक्ति है वो राज्यपाल को है, लेकिन किसकी सलाह पर? मुख्यमंत्री की सलाह पर। अब तक मध्य प्रदेश में उप मुख्यमंत्री के पद पर सुशोभित व्यक्ति, तो जो उप मुख्यमंत्री रहे हैं अभी तक उनकी लिस्ट है ये: जमुना देवी, वीरेंद्र कुमार सकलेचा, प्यारेलाल कंवर, श्री शिव भानु सोलंकी, सुभाष यादव और जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला। ये क्या रहे हैं? अभी तक उप मुख्यमंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश में। मंत्रिपरिषद के गठन की बात कर लेते हैं तो मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों से मिलकर मंत्रिपरिषद बनती है। किस किस से? एक तो मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री होते हैं जो सब मिलकर क्या बनाते हैं? मंत्रिपरिषद बनाते हैं। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के परामर्श पर की जाती है। तो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है राज्यपाल करता है, लेकिन जो अन्य मंत्री हैं उनकी भी नियुक्ति राज्यपाल करता है, परंतु किसकी अनुशंसा पर? किसकी परामर्श पर? मुख्यमंत्री के परामर्श पर। व्यवहार में मुख्यमंत्री मंत्रियों के चयन और उसके मध्य विभागों के वितरण में स्वतंत्र होता है। राज्य विधानसभा और विधान परिषद का कोई भी सदस्य मंत्रिपरिषद में शामिल किया जा सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ राज्य विधानसभा के ही होंगे, विधान परिषद के भी सदस्य और राज्य विधानसभा के सदस्य दोनों में से किसी के भी सदस्य शामिल हो सकते हैं। कोई बाध्यता नहीं है कि इनको रोका जाए।
यदि कोई व्यक्ति उक्त में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो वह नियुक्त हो सकता है मंत्री पद पर, परंतु 6 महीने के अंदर उसे किसी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। मान लो जैसे कोई व्यक्ति है और उसको मंत्री बना दिया जाता है, लेकिन वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो अगर उसे मंत्री पद पर रहना है तो उसे 6 महीने के अंदर तक 6 महीने में किसी भी सदन का सदस्य हो जाना अनिवार्य होगा, है ना, अन्यथा वो मंत्री पद पर नहीं रह सकेगा। 91वां संविधान संशोधन 2003 के अनुसार राज्य मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या राज्य की विधानसभा के कुल सदस्य संख्या से के 15% से अधिक नहीं होगी। ये कौन सा 91वें संविधान संशोधन के तहत ऐसा किया गया। कार्यकाल की बात करें तो मंत्रिपरिषद का जो गठन है वो 5 वर्षों के लिए किया जाता है, लेकिन उसका कार्यकाल विधानसभा में उसके प्रति विश्वास पर निर्भर होता है। राज्य मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। राज्य मंत्रिपरिषद जो है वो किसके प्रति उत्तरदायी है, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है, यह भी पूछा जा सकता है। मंत्रिपरिषद ने विधानसभा के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया हो तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होगा। अगर मंत्रिपरिषद ने विधानसभा के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। मंत्रिपरिषद संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार कार्य करने में असफल होता है तो राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट पर राज्य मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करके राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। कौन करता है ऐसा, राष्ट्रपति करता है। अगर देखो राज्यपाल ने ये अनुशंसा कर दी कि जो मंत्रिपरिषद है वो संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रही है ना, तो राज्यपाल की सिफारिश रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति जो है वो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं और जो राज्य मंत्रिपरिषद होती है ना उसको बर्खास्त कर दिया जाता है। राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों के जो प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। देखो, एक तो कैबिनेट मंत्री होते हैं, फिर होते हैं राज्य मंत्री और फिर होते हैं उपमंत्री। उपमंत्री अपने विभाग के कैबिनेट मंत्री का कार्य करने में सहायता करते हैं और उनकी अनुपस्थिति में उस विभाग की बागडोर संभालते हैं। कौन, उपमंत्री। भारत में उपमंत्री के पद का चयन ज़्यादातर नहीं किया जाता है। अब हमें देखना है मध्य प्रदेश में जो अभी मंत्रिमंडल है वर्तमान में, उसको देख लेते हैं। तो कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं, पहली रैंक के सबसे सीनियर मंत्री होते हैं, यह कैबिनेट में भाग लेते हैं। इन्हें बड़े विभाग का दायित्व दिया जाता है और जैसे गृह विभाग, वित्त विभाग, खनिज विभाग आदि। अब हम मंत्री का नाम और उनका विभाग देख रहे हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है क्योंकि नया नया मंत्रिमंडल गठित किया गया है तो हो सकता है कि क्वेश्चन बन जाए। इस बार 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, यह भी आपको पता है। तो देखो, मुख्यमंत्री बनाया गया है किसे, मुख्यमंत्री बनाया गया है डॉक्टर मोहन यादव को। ये मुख्यमंत्री हैं। इनके पास कौन कौन से विभाग हैं, तो इनके पास सामान्य प्रशासन, गृह विभाग इनके पास है, जेल, जनसंपर्क, नर्मदा घाटी विकास, औद्योगिक नीति, खनिज संसाधन विमानन, लोक सेवा प्रबंधन, प्रवासी भारतीय एवं ऐसे अन्य समस्त विभाग जो किसी अन्य मंत्री को ना सौंपे गए हों, ये सारे के सारे विभाग डॉक्टर मोहन यादव के पास हैं। श्री जगदीश देवड़ा जो हैं ये उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं और इनके पास मंत्रालय कौन सा है, वित्त, वाणिज्य कर योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्रालय श्री जगदीश देवड़ा जी के पास है। श्री राजेंद्र शुक्ल के पास ये भी उप मुख्यमंत्री हैं, इनको लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, चिकित्सा, शिक्षा जो है मंत्रालय दिया गया है। जो प्रहलाद सिंह पटेल हैं इनके पास पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय है और राकेश सिंह के पास लोक निर्माण विभाग है। श्री करण सिंह वर्मा के पास राजस्व विभाग है और श्री उदय प्रताप सिंह के पास स्कूल शिक्षा और परिवहन विभाग है। श्रीमती संपत्ति उइके लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री हैं और श्री तुलसीराम सिलावट जो हैं वो जल संसाधन मंत्री हैं। श्री ईदल सिंह कंसाना किसान एवं कल्याण एवं कृषि विकास और श्री निर्मला भूरिया जो हैं महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। क्या है निर्मला भूरिया, महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। गोविंद सिंह राजपूत खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण और श्री विश्वास सारंग जो हैं खेल एवं युवा कल्याण सहकारिता मंत्रालय में जुड़े हुए हैं। श्री नारायण सिंह कुशवाहा सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण और श्री नागर सिंह चौहान जो हैं वन पर्यावरण अनुसूचित जाति कल्याण मंत्रालय इनके पास है। श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जो हैं वो ऊर्जा मंत्री हैं और श्री राकेश शुक्ला जो हैं नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं। देखो, तो जो कौन कौन से मंत्री याद रखने हैं एक वो सुनो। एक तो डॉक्टर मोहन यादव के पास गृह विभाग है, ये याद रख लेना है कि गृह विभाग किसके पास है ना। और लोक सेवा प्रबंधन विभाग भी उन्हीं के पास है। वित्त विभाग जो है वो जगदीश देवड़ा के पास है, तो ये याद रख लेना है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय जो है और चिकित्सा शिक्षा ये राजेंद्र शुक्ल के पास है, यह भी आपको याद रखना है।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय और श्रम मंत्रालय जो है वो श्री प्रहलाद सिंह पटेल के पास है, यह भी आपको याद रखना है। इसके बाद जो आपको याद रखना है तो आपको परिवहन मंत्रालय याद रखना है, श्री उदय प्रताप सिंह के पास है। किसके पास? एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय है किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्रालय जो है ये है किसके पास? श्री एदल सिंह कंसाना के पास। और सुश्री निर्मला भूरिया जो हैं इनके पास महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, तो यह भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किसके पास है? सुश्री निर्मला भूरिया के पास है। इसके बाद आपको खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय याद रखना है, श्री विश्वास सारंगी के पास है। कौन सा मंत्रालय? खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण किसके पास है? श्री नारायण सिंह कुशवाहा। और वन मंत्रालय किसके पास है? श्री नागर सिंह चौहान के पास है। पर्यावरण और अनुसूचित जाति कल्याण मंत्रालय भी श्री नागर सिंह चौहान के पास है, तो यह भी याद रखना है। और ऊर्जा मंत्रालय श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर। इतने मंत्रालय तो आपको विशेष रूप से याद होने ही चाहिए। अब हम आते हैं राज्य मंत्री पर। कौन होते हैं राज्य मंत्री? कैबिनेट मंत्री के बाद जो दूसरी रैंक के मंत्री होते हैं ना वो राज्य मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री के सहायक मंत्री के रूप में ये कार्य करते हैं और आमंत्रित करने पर कैबिनेट बैठक में भाग लेते हैं। इनमें से 5 से 6 मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है। राज्य मंत्री परिषद से संबंधित जो अनुच्छेद हैं उनको देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 163 है, ये कहता है कि मंत्री परिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। कौन सी? अनुच्छेद 163 कहता है कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। और 164 कहता है कि मंत्रियों से संबंधित इसमें अन्य प्रावधान होंगे। 166 में राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही संचालन और 167 में मुख्यमंत्री का राज्यपाल को सूचना प्रदान करने का कर्तव्य जो है अनुच्छेद 167 में है। मध्य प्रदेश के जो राज्य मंत्री हैं यहाँ पर उनकी लिस्ट दी हुई है, तो इसको याद रखने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन हाँ एक बार पढ़ के ज़रूर जाना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप PDF मिल ही जाएगी तो उसमें से भी आप कंप्लीट कर सकते हो। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही का क्रम देखना है हमें। तो कैसे कार्यवाही होती है उसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं, है ना। 15 पॉइंट समझने हैं, बड़े ध्यान से देखेंगे। उससे पहले हम जस्ट आस्क को समझ लेते हैं कि ये क्या है। जस्ट आस्क जो है मध्य प्रदेश सरकार का AI चैटबॉट है। यह मध्य प्रदेश सरकार और UNFPA संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के सहयोग से बना है। किशोरों एवं युवाओं एवं शिक्षा और सामाजिक मुद्दे प्रजनन से संबंधित जानकारी प्रदान करना जस्ट आस्क का उद्देश्य है। तो देखो अब हम आते हैं विधानसभा की कार्यवाही पर। विधानसभा की जब कार्यवाही शुरू होती है ना तो सबसे पहले शपथ और प्रतिज्ञान होता है। शपथ दिलाई जाती है, जो नए सदस्य होते हैं उनको शपथ दिलाई जाती है और प्रतिज्ञान किया जाता है। उसके बाद कार्यवाही में फिर विधानसभा में राज्यपाल का अभिभाषण होगा। क्या होगा? राज्यपाल का अभिभाषण होगा। उसके बाद मंत्रियों का परिचय होगा। क्या होगा? जो नए मंत्री होंगे ना उनका परिचय कराया जाएगा। फिर चौथे नंबर पर क्या होगा? परिचय हो जाने के बाद अगर किसी का निधन हो गया है तो निधन संबंधी उल्लेख होगा। फिर प्रश्नकाल शुरू होता है और फिर सभा का कार्य स्थगित करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र प्रस्तुत होते हैं। फिर राज्यपाल को इस संदेश को सुनना होता है 8वें पॉइंट में। जब राज्यपाल के संदेश को सुन लिया जाता है तो विधेयकों पर राज्यपाल और राष्ट्रपति की अनुमति के बारे में सूचना, उसके बाद सूचना के बाद सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति की अनुमति के बारे में अध्यक्ष की घोषणा और विधियों द्वारा विधिक वक्तव्य दिए जाते हैं। साथ ही विधेयक को वापस लेने की प्रक्रिया इसके बाद होती है और पुनः स्थापित किए जाने वाले विधेयक इसके बाद प्रस्तुत होते हैं। जब पुनः स्थापित किए जाने वाले विधेयक पेश हो जाते हैं उसके बाद अध्यादेश संबंधी व्याख्या होती है और विशेषाधिकार समिति प्रतिवेदनों पर विचार करती है। ये है काई की राज्य विधानसभा की कार्यवाही इस प्रकार से होती है। जस्ट आस्क कभी हमने देखा कि एक AI चैटबॉट है ना, इसको हम देख ही चुके हैं। मध्य प्रदेश में सामान्य प्रशासन की बात करें तो इसमें सचिवालय, निदेशालय और संचालनालय को हमें देखना है। सचिवालय क्या है? राज्य मंत्री परिषद को प्रशासन के संचालन में सहायता करने के लिए सचिवालय का निर्माण किया गया है। राज्य सचिवालय का प्रमुख मुख्य सचिव होता है। मध्य प्रदेश राज्य सचिवालय भोपाल के बल्लभ भवन में स्थित है। तो ये पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश का राज्य सचिवालय कहाँ पर है, तो ये भोपाल के बल्लभ भवन में स्थित है। कहाँ पर है? भोपाल के बल्लभ भवन में राज्य सचिवालय है। मध्य प्रदेश राज्य में शासन का सर्वोच्च कार्यालय सचिवालय होता है। तो मध्य प्रदेश राज्य में शासन का जो सर्वोच्च कार्यालय होता है वो सचिवालय ही होता है। इसके बाद है निदेशालय। तो राज्य शासन के
शासन के कार्यों को क्रियान्वित करने हेतु निदेशालय का निर्माण किया गया है। यह सचिवालय के अधीन कार्य करता है। और एक और महत्वपूर्ण है संचालनालय। मध्य प्रदेश में मुख्य संचालनालय की संख्या 62 है। कितनी है? 62 है। ये सचिवालय संचालनालय है, यह भी सचिवालय को सहायता प्रदान करता है। और जैसे जनसंपर्क संचालनालय हो गया, खेल एवं युवा कल्याण संचालनालय, सांस्कृतिक संचालनालय, इस प्रकार से 62 संचालनालय हैं। मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन देखते हैं कब कब लगाया गया है। तो जो पहला राष्ट्रपति शासन है ये 5वीं और 6वीं अवधि के विधानसभा की अवधि के समय लगाया गया था। पहला राष्ट्रपति शासन 30/4/1977 से 23/6/1977 तक ही लगा रहा था। दूसरा राष्ट्रपति शासन 6वीं और 7वीं की अवधि में 17/2/1980 से 9/6/1980 तक चलता रहा। तीसरा राष्ट्रपति शासन जो है ये 1992 में लगाया गया। 15/12/1992 से 6/12/1993 तक चलता रहा। ये पूरे 1 साल का राष्ट्रपति शासन था। राज्य के प्रमुख पदाधिकारियों की बात करते हैं तो संवैधानिक एवं कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? तो ये राज्यपाल होता है। और वास्तविक कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो ये मुख्यमंत्री होता है। नगर पालिका प्रमुख कौन होता है? न्यायपालिका प्रमुख होता है मुख्य न्यायाधीश। और विधानसभा प्रमुख होता है विधानसभा अध्यक्ष। कौन होता है? विधानसभा प्रमुख, विधानसभा अध्यक्ष। सर्वोच्च प्रशासनिक पदाधिकारी जो हैं वो नौकरशाही प्रमुख मुख्य सचिव होते हैं। और सर्वोच्च पुलिस अधिकारी पुलिस महानिदेशक होता है। कौन होता है? सर्वोच्च पुलिस महानिदेशक होता है। सर्वोच्च विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है। कौन होता है? सर्वोच्च विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है। अब हमें मुख्यमंत्रियों की सूची को देखना है, उसके बाद हम मुख्यमंत्रियों को विस्तार से देखने वाले हैं। तो इस सूची को देखें, इससे अच्छा है हम सीधे विस्तार से ही आते हैं क्योंकि देखना तो उन्हीं को है। तो पहले हम उन मुख्यमंत्रियों को देख लेते हैं मध्य प्रदेश के वे मुख्यमंत्री जो लोकसभा सदस्य एवं राज्यसभा सदस्य भी रहे हैं। तो देखो, प्रकाश चंद्र सेठी जो हैं ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। साथ ही ये लोकसभा के सदस्य रहे हैं, राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, दोनों के सदस्य रहे हैं प्रकाश चंद्र सेठी। कैलाश जोशी जो हैं यह भी लोकसभा और राज्यसभा दोनों के ही सदस्य रहे हैं। अर्जुन सिंह जो हैं, अर्जुन सिंह ये लोकसभा के सदस्य रहे हैं और अर्जुन सिंह राज्यसभा के भी सदस्य रहे हैं। तो एक समय लोकसभा के और अलग टाइम पर राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। अर्जुन सिंह लोकसभा और राज्यसभा दोनों के ही सदस्य रहे हैं। वीरेंद्र कुमार सकलेचा जो हैं ये राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। किसके? राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। उमा भारती लोकसभा की सदस्य रही हैं। और दिग्विजय सिंह जो हैं राज्यसभा और लोकसभा दोनों के ही सदस्य रहे हैं। कमलनाथ लोकसभा के सदस्य रहे हैं और शिवराज सिंह चौहान लोकसभा के ही सदस्य रहे हैं। अब हम आते हैं मुख्यमंत्रियों से संबंधित जानकारी पर। तो एक एक करके सभी मुख्यमंत्रियों को देखेंगे, है ना। आज अभी तक वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं उनकी तक डिटेल लेनी है हमें। तो देखो, हम बता दें आपको, हमें चलना है मोहन यादव तक, मोहन यादव तक देखना है। उसके बाद हम स्थायी कार्यपालिका पर आएंगे और फिर न्यायपालिका वाला टॉपिक शुरू होगा। तो हमारे जो पहले मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश के श्री रविशंकर शुक्ल। इनका जो जन्म है सागर जिले में हुआ था। कहाँ पर? इनका जन्म सागर जिले में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है वो दिल्ली में हुई है। कब हुई है? 1956 में इनकी मृत्यु हो गई थी, 31 दिसंबर 1956 को। कार्यकाल जो इनका है 1/11/1956 से 31/12/1956 तक है, जब तक इनकी मृत्यु नहीं हो गई है। विशेष तथ्य जाने इनके बारे में, रविशंकर शुक्ल के बारे में, तो इन्होंने स्वराज पार्टी के ये सदस्य रहे हैं। 1923 में स्वराज पार्टी के सदस्य रहे हैं रविशंकर शुक्ल। और 1937 में प्रांतीय चुनाव के बाद इन्हें शिक्षा मंत्री बनाया गया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई है इन्होंने। शिक्षा मंत्री के नाते शुक्ल जी ने पढ़ाई के साथ साथ बच्चों से लाभोपयोगी काम करने की एक राष्ट्रीय योजना तैयार की जिसे विद्या मंदिर योजना के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में इन्हें पुरोधा के नाम से जाना जाता है। तो रविशंकर शुक्ल जी हैं जो, इनको पुरोधा के नाम से जाना जाता है। इनके सम्मान में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर में बनाया गया है। पंडित रविशंकर शुक्ल संविधान सभा के भी सदस्य रहे हैं। किसके? संविधान सभा के भी सदस्य रहे हैं। और ये एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जिनकी कार्यकाल के दौरान क्या हुई है? मृत्यु हुई है। एकमात्र मुख्यमंत्री हैं। एमपी के जो दूसरे मुख्यमंत्री बनाए गए वो थे श्री भगवंतराव मंडलोई और इनका जन्म स्थान है खंडवा। क्या है? खंडवा। इनका कार्यकाल 1/1/1957 से
30-1-57 रहा। ये तो प्रथम कार्यकाल था। ये 1962 में दोबारा से फिर मुख्यमंत्री बने और 63 तक रहे। इनके बारे में विशेष तथ्य यही है कि ये 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश के। साथ ही भगवंत राव मंडलोई संविधान सभा के भी सदस्य रहे हैं और 1970 में इन्हें पद्म भूषण मिला है। इतनी चीज़ें भगवंत राव मंडलोई के बारे में याद रखनी है। कहाँ जन्म हुआ है? खंडवा में जन्मे थे। श्री कैलाशनाथ काटजू की बात करें तो इनका जन्म जो है रतलाम में हुआ है। कहाँ हुआ है कैलाशनाथ काटजू का जन्म? रतलाम में। इन्होंने भी 2 कार्यकाल रहे हैं। ये 31-1-97 से ये 14-4-97 और 15-4-97 से 11-3-1962 तक इनका द्वितीय कार्यकाल रहा था। इनके बारे में जो विशेष तथ्य है, यह केंद्रीय गृह मंत्री और रक्षा मंत्री के पद पर भी रहे हैं। श्री कैलाशनाथ काटजू जो हैं वो केंद्रीय गृह मंत्री और रक्षा मंत्री के पद पर रहे हैं। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे हैं कैलाशनाथ काटजू। यह पेशे से एडवोकेट थे। इन्होंने आज़ाद हिंद फौज के लाल किले मुकदमे में भाग लिया था। किन्होंने? कैलाशनाथ काटजू ने आज़ाद हिंद फौज के लाल किले मुकदमे में भाग लिया था। हमारा जो अगला नाम है मुख्यमंत्री के क्रम में, ये है श्री द्वारका प्रसाद मिश्र। इनका जन्म जो है उन्नाव उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनके बारे में विशेष यही है कि ये 2 बार मुख्यमंत्री रहे। और द्वारका प्रसाद मिश्र को राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वारका प्रसाद मिश्र को राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। 1922 में जबलपुर में शारदा पत्रिका का संपादन किया है इन्होंने। 1932 में जबलपुर नगर पालिका अध्यक्ष भी चुने गए। इनकी जो आत्मकथा है द्वारका प्रसाद मिश्र की, लिविंग इन ईरा है। क्या है? लिविंग इन ईरा जो है द्वारका प्रसाद मिश्र की आत्मकथा है और इन्होंने लोकमत समाचार पत्र का भी संपादन किया है। तो शारदा पत्रिका और लोकमत समाचार पत्र। अगला नाम है श्री गोविंद नारायण सेन। इनका जन्म जो है रामपुर बघेलान सतना में हुआ और इन्होंने संविदा गठन किया। मुख्यमंत्री कला में विजय राजे सिंधिया सदन की नेता थीं। तो श्री गोविंद नारायण सेन के समय ही मुख्यमंत्री काल में विजय राजे सिंधिया सदन की नेता रहीं। अवधेश प्रताप सिंह के पुत्र थे यह श्री गोविंद नारायण सेन और बिहार राज्य के राज्यपाल भी रहे हैं। श्री राजा नरेश चंद्र की बात करें तो यह पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे। कौन? श्री राजा नरेश चंद्र सेन। यह छत्तीसगढ़ की सारंगगढ़ रियासत से संबंधित हैं। कहाँ से संबंधित हैं? ये छत्तीसगढ़ की सारंगगढ़ रियासत से संबंधित हैं। इसके बाद जो अगला नाम है श्री श्यामाचरण दुबे का नाम श्यामाचरण शुक्ल का नाम आता है। यह पूर्व मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल के पुत्र थे। 3 बार मुख्यमंत्री चुने गए। पहली बार राष्ट्रपति शासन इन्हीं के समय में लगा और हिंदी दैनिक समाचार पत्र महाकौशल के संपादक रहे हैं। अगला नाम है श्री प्रकाश चंद्र सेठी। झालरापाटन राजस्थान में जन्म हुआ है और ये 2 बार मुख्यमंत्री बनाए गए। आपातकाल के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे श्री प्रकाश चंद्र सेठी। एशियाई विकास बैंक में भारत के गवर्नर नियुक्त किए गए हैं ये और योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। मध्य प्रदेश योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे ये। कौन? प्रकाश चंद्र सेठी। कैलाश चंद्र जोशी की बात करें तो हाट पिपलिया देवास में इनका जन्म हुआ और यह भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य रहे हैं। यह राजनीति संत के नाम से प्रसिद्ध हैं। 1977 के निर्वाचन में जनता पार्टी से मुख्यमंत्री चुने गए। 1977 के निर्वाचन में जनता पार्टी से मुख्यमंत्री चुने गए और 24 नवंबर 2019 को इनका निधन हो गया है। किनका? कैलाश चंद्र जोशी का। अगला नाम है वीरेंद्र कुमार सकलेचा। इनका जन्म जो है मंदसौर या नीमच में हुआ है। इनमें से कहीं इनका डाउट है थोड़ा सा। यह मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं वीरेंद्र कुमार सकलेचा। 1962 से 67 तक विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रहे हैं वीरेंद्र कुमार सकलेचा। कौन? वीरेंद्र कुमार सकलेचा। सुंदरलाल पटवा की बात करें तो यह बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री हैं और इनके समय दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था। इन्हें राजनीति में इन्हें विधान गौरव की उपाधि दी गई है और तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया इनके समय में। तो दूसरी बार भी इन्हीं के समय में लगाया गया सुंदरलाल पटवा के समय और तीसरी बार राष्ट्रपति शासन भी इन्हीं के समय में लगाया गया था। इसके बाद जो महत्वपूर्ण नाम है वो है श्री अर्जुन सिंह। इनके समय में भोपाल गैस कांड हुआ था जिसमें हजारों लोगों की जान गई थी। ये अर्जुन सिंह जो है पंजाब के राज्यपाल भी रहे हैं। और मोतीलाल वोरा की बात करें तो ये केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं। पहले उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल रहे हैं मोतीलाल वोरा। श्री दिग्विजय सिंह की बात करें, इंदौर में जन्मे दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे। राघोनगर नगर पालिका के अध्यक्ष रहे। छत्तीसगढ़ राज्य विभाजन के समय मुख्यमंत्री रहे हैं और वर्तमान में मध्य प्रदेश से राज्यसभा सदस्य भी हैं।
मध्य प्रदेश में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। मानव विकास रिपोर्ट इन्हीं के समय से जारी की जा रही है। साथ ही पंचायती राज और नगरीय स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा देने के समय मुख्यमंत्री रहे हैं। मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती की बात करें तो यह केंद्र में जल संसाधन मंत्री रही हैं। डूंडा टीकमगढ़ में इनका जन्म हुआ है। इसके बाद श्री बाबूलाल गौर की बात करें तो इनका कार्यकाल जो है 2004 से 2005 रहा है। बुलडोजर के नाम से मशहूर हैं बाबूलाल गौर। क्या नाम से? बुलडोजर के नाम से। गोवा मुक्ति आंदोलन के लिए इन्होंने सत्याग्रह किया था और यह 10 बार विधायक रह चुके हैं बाबूलाल गौर। श्री कमलनाथ की बात करें तो इनका जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ है। 2018 से 2020 तक मुख्यमंत्री रहे। केंद्र में परिवहन, शहरी विकास मंत्री और वाणिज्य उद्योग मंत्री भी रहे हैं। इंडिया सेंचुरी इनकी प्रमुख पुस्तक है। मध्य प्रदेश में विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं। राजनीति में इन्हें युवा तुर्क के नाम से जाना जाता है। कमलनाथ छिंदवाड़ा लोकसभा से 9 बार सांसद रहे हैं, 9 बार। समाचार पन्नों से बात करें तो मध्य प्रदेश में पहली बार गठित होगा राज्य सांख्यिकी आयोग। डाटा प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करने के लिए अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमिताभ कुंडू समिति ने मध्य प्रदेश सरकार को राज्य सांख्यिकी आयोग गठन करने का प्रतिवेदन दिया है। सांख्यिकी आयोग कृषि और स्वास्थ्य सहित 64 विभागों पर साइंटिफिक डेटा तैयार करेगा। तो क्या है ये? देखो क्या है, मध्य प्रदेश सरकार पहली बार गठित कर रही है राज्य सांख्यिकी आयोग, है ना। इसके तहत एक जो समिति है अमिताभ कुंडू समिति, ये क्या कर रही है? एक प्रतिवेदन तैयार करेगी जो 64 विभागों के लिए साइंटिफिक डेटा तैयार करेगी इस प्रकार से, और कुछ ज़्यादा खास नहीं है। क्या आपको पता है सामान्यतः मुख्यमंत्री ही सदन का नेता होता है, किंतु गोविंद नारायण शाह के कार्यकाल में विजया राजे सिंधिया सदन की नेता रही हैं। तो हम तो इसे 2 बार पढ़ चुके हैं अभी थोड़ी देर में। एग्जाम हेल्प की बात करें तो राष्ट्रपति निर्वाचन 2022 में मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का मूल्य 131 था। कितना था? 131। और राष्ट्रपति निर्वाचन 2022 में मध्य प्रदेश राज्य के लिए मतों का कुल मूल्य था 131 × 230, तो 30,131 था। कितना? 30,131 था। श्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें जो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं। इनका जो जन्म स्थान है जैत गांव बुधनी है, ये सीहोर जिले में आता है। और इनके बारे में विशेष यही है कि ये मध्य प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री रहे। इनका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र बुधनी है। शिवराज सिंह चौहान लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री हैं। 30 दिन तक मंत्रिपरिषद के बिना कार्य करने वाले मुख्यमंत्री भी हैं ये। और सलकनपुर की विजयासन माता इनकी आराध्य देवी हैं। बढ़ता मध्य प्रदेश इनकी प्रमुख पुस्तक है। और अभी ये सीहोर जिले से लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं। डॉक्टर मोहन यादव की बात करें, ये उज्जैन से संबंधित हैं। विधानसभा क्षेत्र इनका उज्जैन दक्षिण है। विशेष इनके बारे में यही है कि ये 2011 से 13 तक मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विभाग निगम के अध्यक्ष, उज्जैन के समग्र विकास हेतु अप्रवासी भारतीय संगठन शिकागो द्वारा महात्मा गांधी पुरस्कार से सम्मानित हैं। 14वीं विधानसभा 2013 में पहली बार विधायक बने थे। 15वीं विधानसभा 2018 में पहली बार विधायक बने। दोनों बार पहली बार लिखा है। और 2 जुलाई 2020 से 11 दिसंबर 2023 तक मध्य प्रदेश राज्य के उच्च शिक्षा विभाग मंत्री रहे। 16वीं विधानसभा 2013 में तीसरी बार विधायक बने और 13 दिसंबर 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली इन्होंने। तो ये वर्तमान में अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अब हम जल्दी से स्थायी कार्यपालिका की बात कर लेते हैं। उसके साथ ही हमारा ये जो कार्यपालिका वाला टॉपिक है कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम मध्य प्रदेश की न्यायपालिका वाले टॉपिक पर पहुंच जाएंगे। देखो, स्थायी कार्यपालिका क्या होती है? इसमें प्रशासनिक वर्ग आता है, जैसे जिलाधीश हो गया, उप जिलाधीश हो गया, तहसीलदार हो गए। तो मध्य प्रदेश के सचिवालय का नाम वल्लभ भवन है, जो कि अरेरा हिल्स भोपाल में है। तो पूछा जा सकता है कि सचिवालय को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो आपको लगा के आना है वल्लभ भवन। क्या? वल्लभ भवन। मुख्य सचिव की बात करें तो मध्य प्रदेश राज्य का प्रथम नागरिक सेवक होता है। कौन सा सेवक? नागरिक सेवक होता है, नागरिक नहीं होता है। प्रथम नागरिक तो राज्यपाल होता है, लेकिन नागरिक सेवक कौन होता है? मुख्य सचिव होता है। मुख्य सचिव एक सीनियर IAS अधिकारी होता है और इनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव जो हैं वो HS कामत बनाए गए थे और एकमात्र महिला सचिव अभी तक बनी है जो निर्मला बुच हैं। मध्य प्रदेश के दूसरे मुख्य सचिव श्री RCV नरोन्हा बनाए गए हैं। कौन बनाए गए हैं? RCV नरोन्हा मध्य प्रदेश के दूसरे मुख्य सचिव बनाए गए हैं।
आरसीवी नरोन्हा जो है इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। रोनाल्ड कार्लटोन, विवियन पियाडेड, इनके नाम पर आरसीवी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी भोपाल का नामकरण किया गया है। ये मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव की लिस्ट है, तो सभी को याद नहीं रखना है आपको याद रखना है कौन सा। प्रथम मुख्य सचिव बनाए गए थे BHS कामत, और महिला मुख्य सचिव बनाई गई हैं श्रीमती निर्मला बुच। ये आपको याद रखना है बस। अब हमारा जो अगला टॉपिक है मध्य प्रदेश की न्यायपालिका। क्या है? मध्य प्रदेश की न्यायपालिका। मध्य प्रदेश की न्यायपालिका को देखें हम, उससे पहले एक बार क्या करते हैं, अभी तक जो हमने दोनों टॉपिक पढ़े हैं ना, उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम मध्य प्रदेश की न्यायपालिका पर आते हैं। मध्य प्रदेश की न्यायपालिका में हमें 3 चीज़ों को पढ़ना है। एक तो मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय को, जिसका वर्णन 214 अनुच्छेद में है। जिला न्यायालय को अनुच्छेद 233 में वर्णन है, और अधिनियम 2008 के अंतर्गत बनाए गए ग्राम न्यायालयों को देखना है। तो जो उच्च न्यायालय है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना जो है मध्य प्रदेश की स्थापना के साथ ही जबलपुर में की गई थी, और इसकी खंडपीठ जो है 1968 में इंदौर और ग्वालियर में स्थापित की गई हैं। एग्जाम हेल्प की बात करें तो राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल में स्थित है, व मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी जबलपुर में है। तो राष्ट्रीय की बात की जाए तो भोपाल में है, और मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी कहाँ पर है? जबलपुर में है। तो देखो, पूछा जाए प्रश्न अगर कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई है, तो जब मध्य प्रदेश बना उसी डेट को मध्य प्रदेश राज्य उच्च न्यायालय बना दिया गया था। कहाँ पर? जबलपुर में। और खंडपीठ कब बनाई गई? 1968 में बनाई गई, एक इंदौर में और एक ग्वालियर में। अब हम आते हैं न्यायपालिका वाले पोर्शन पे। तो देखो क्या है, मध्य प्रदेश राज्य जैसा कि सर्वविदित है 2/11/1861 को मूल रूप से मध्य क्षेत्र सेंट्रल प्रोविंस के रूप में सृजित किया गया था। उस समय क्या है, नागपुर में स्थित न्यायिक आयुक्त का न्यायालय इस क्षेत्र का शीर्ष न्यायालय था। कहाँ पर स्थित? नागपुर में। 1921 में क्या हुआ, इसे राज्यपाल प्रांत गवर्नेंस प्रोविंस में परिवर्तित कर दिया गया। तब यह न्याय प्रशासन हेतु पूर्ण उच्च न्यायालय का हकदार हो गया। कौन सा? नागपुर उच्च न्यायालय की बात हो रही है। सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा 2 जनवरी 1936 को भारत सरकार अधिनियम 1915 की धारा 108 के अंतर्गत जारी लेटर्स पेटेंट के द्वारा सेंट्रल प्रोविंस व बरार हेतु नागपुर उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कब? 1936 में। और फिर 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के अंगीकृत किए जाने से इस अनुच्छेद 225 व 372 के द्वारा नागपुर उच्च न्यायालय अस्तित्व में रहा। इसके बाद क्या हुआ, जब 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49(1) के तहत जबलपुर को 1 नवंबर 1956 को उच्च न्यायालय बना दिया गया। क्या कर दिया गया? 1 नवंबर 1956 को जबलपुर उच्च न्यायालय बना दिया गया। 28 नवंबर 1968 को इसकी 2 खंडपीठ बनाई गई, एक ग्वालियर खंडपीठ और दूसरी बनाई गई इंदौर। 1 नवंबर 2000 तक यही स्थिति बनी रही, और बाद में मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ पर की गई? बिलासपुर में की गई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट भवन का जो डिजाइन है हेनरी इरविन के द्वारा बनाया गया है। किसने बनाया है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट भवन का डिजाइन? हेनरी इरविन के द्वारा बनाया गया है। मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा भवन जो है उसको किसने डिजाइन किया है? आपको इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, अभी पढ़ा है हमने। जबलपुर हाईकोर्ट भवन का निर्माण राजा गोकुलदास के सहयोग से किया गया। तो जबलपुर में जो हाईकोर्ट है उसका निर्माण राजा गोकुलदास के सहयोग से किया गया है। और जगदीश शरण वर्मा 1991 में गठित राजीव गांधी हत्याकांड जांच आयोग वर्मा आयोग के अध्यक्ष थे। कौन? जगदीश शरण वर्मा। कन्फ्यूजन पॉइंट को देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में राज्य सरकार की योजना के तहत प्रथम ग्राम न्यायालय के रूप में नीमच जिले का झांतला ग्राम को कार्य प्रारंभ किया गया। देखो, राज्य सरकार की योजना के तहत, वहीं मध्य प्रदेश ग्राम अधिनियम 2008 और मध्य प्रदेश ग्राम न्यायालय अधिनियम नियम 2009 के तहत प्रथम ग्राम न्यायालय जो है वो बैरसिया में प्रारंभ किया गया है। तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार की योजना के तहत ग्राम न्यायालय पहले नीमच जिले के झातला में प्रारंभ किया गया, और अगर मध्य प्रदेश ग्राम न्यायालय के तहत पूछा जाए तो ग्राम बैरसिया है। कौन सा है? बैरसिया है। समाचार पन्नों से बात करें तो 15 नवंबर 2022 जनजातीय गौरव दिवस, तो 15 नवंबर को मनाया जाता है जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य में पेशा एक्ट के अंतर्गत ग्राम सभाओं को ये अधिकार दिए गए हैं। कौन कौन से अधिकार हैं? जमीन पर अधिकार, जल पर अधिकार और जंगल पर अधिकार जनजातियों को दिया गया है जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर। जिला न्यायालय की बात करें तो जिला न्यायालय में 2 प्रकार के न्यायालय होते हैं, एक तो सिविल कोर्ट होता है और एक होता है क्रिमिनल कोर्ट।
सिविल कोर्ट के अंतर्गत जमीन जायदाद और पारिवारिक मामलों को सॉल्व किया जाता है। वहीं फौजदारी न्यायालय में, क्रिमिनल कोर्ट में आपराधिक मामलों की सुनवाई होती है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की सूची दी हुई है यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ उनके नाम देखने हैं, है ना। तो पहले मुख्य न्यायाधीश थे मध्य प्रदेश के, प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे श्री एम हिदायतुल्ला। इसके बाद श्री एम हिदायतुल्ला के बाद जीपी भट्ट बनाए गए। कौन? जीपी भट्ट। फिर तीसरे नंबर पर पीवी दीक्षित मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए। विशंभर दयाल, पीके तारे, श्री शिवदयाल श्रीवास्तव, एपी सेन, जीपी सेन, जीएल ओझा, जीएस वर्मा, एनडी ओझा, जीजी सोहानी, एसके झा, यूएल भट्ट, एके माथुर, भवानी सेन, श्री के राजा राथानम, श्री राजीव गुप्ता, श्री आरवी रविंद्रम, श्री अनंत कुमार पटनायक, सैयद रफत आलम, जस्टिस सुनील हरिकोली, श्री सरंद अरविंद बोबड़े, श्री कृष्ण कुमार लाहौटी, न्यायमूर्ति अजय मणिक राव खानविलकर, जस्टिस हेमंत गुप्ता, एसके सेठ, जस्टिस अजय कुमार मित्तल और जस्टिस संजय यादव, जस्टिस मोहम्मद रफ़ीक और जस्टिस रवि मलीफत, जो कि अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश हैं। इनके नाम एक बार पढ़ लेना दोबारा से, याद रखने की ज़रूरत तो नहीं है ना। जो याद रखने की ज़रूरत है उस कंटेंट पे अब हम आ रहे हैं। देखो, मध्य प्रदेश में सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश रहे हैं जो, वो हैं श्री जी सोहानी जी। ये मात्र 2 दिन तक मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। श्री जी सी सोहानी जो है मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं मात्र 2 दिन। मध्य प्रदेश के सतना जिले में जन्मे मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश जेएस वर्मा हैं। कौन से हैं? जेएस वर्मा हैं। और मध्य प्रदेश के गुना में जन्मे भारत के न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश रमेश चंद्र लाहौटी हैं। कौन से हैं? रमेश चंद्र लाहौटी। माय ओब्न बोसबैल नामक आत्मकथा मोहम्मद हिदायतुल्ला की है। किसकी है? मोहम्मद हिदायतुल्ला की है। ये बुक का नाम आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष रहे हैं वो हैं जेएस वर्मा। कौन है? जेएस वर्मा, जिनका जन्म कहाँ हुआ है? सतना जिले में हुआ है। मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश जो देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी रहे हैं, कौन है? तो मोहम्मद हिदायतुल्ला जो हैं वो मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, देश के राष्ट्रपति रहे हैं, उपराष्ट्रपति रहे हैं। कौन? मोहम्मद हिदायतुल्ला। मध्य प्रदेश के ऐसे मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहे हैं। तो ऐसे मुख्य न्यायाधीशों की बात करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के क्या रहे हैं? न्यायाधीश रहे हैं। तो एम हिदायतुल्ला, जीएस वर्मा और शरद अरविंद बोबड़े, ये ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं मध्य प्रदेश के जो क्या है? सुप्रीम कोर्ट में भी न्यायाधीश रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की रहे हैं मुख्य न्यायाधीश, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश रहे हैं। अब हम मध्य प्रदेश के ऐसे मुख्य न्यायाधीश देखने वाले हैं जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहे हैं। तो देखो यहाँ पे जो लिखा है ना, ये मुख्य न्यायाधीश थे, है ना, सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। कौन कौन? ये 3, एम हिदायतुल्ला, जेएस वर्मा और शरद अरविंद बोबड़े। वहीं मध्य प्रदेश के ऐसे मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश रहे हैं, कौन रहे हैं? न्यायाधीश रहे हैं। तो ये उनकी सूची है। एपी सेन, जीएल ओझा, एनडी ओझा, एके माथुर, आरवी रविचंद्रन, अनंत कुमार पटनायक, अजय मणिक राव खानविलकर और हेमंत गुप्ता। तो एक बार दोबारा से इनके नाम पढ़ लेना और इनका स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश के ऐसे मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश दोनों रहे हैं। तो देखो, पहले तो वो तीनों नाम ही रहेंगे जो हमने ऊपर देखे हैं, एम हिदायतुल्ला, जेएस वर्मा और शरद अरविंद बोबड़े। तो इसमें 3 ही नाम याद रखने हैं। ऐसे मुख्य न्यायाधीश जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, तो उनकी बात करें तो उसमें जीजी सोहानी, राजीव गुप्ता, सुशील हरिकेली, एसके सेठ और संजय यादव, ये जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं, साथ ही मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं बाद में। मध्य प्रदेश के ऐसे मुख्य न्यायाधीश जो राज्यपाल भी रहे हैं, तो पीवी दीक्षित, जीपी सेन, एनडी ओझा, पीवी दीक्षित, जीपी सेन और एनडी ओझा, ये 3 नाम याद रखने हैं। मध्य प्रदेश के ऐसे मुख्य न्यायाधीश जो अन्य राज्यों के न्यायाधीश रहे हैं, क्या रहे हैं? अन्य राज्यों के न्यायाधीश रहे हैं। तो ये बहुत सारी लिस्ट है, इसको देख लेते हैं। एसके झा, ये पंजाब और हरियाणा के न्यायाधीश रहे हैं। यूएल भट्ट, ये केरल और असम में मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। एके माथुर, पश्चिम बंगाल में मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। भवानी सेन, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। अनंत कुमार पटनायक, छत्तीसगढ़ में मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। सैयद रफत आलम, उत्तर प्रदेश में मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। अजय खानविलकर, हिमाचल प्रदेश में मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। अजय कुमार मित्तल, मेघालय में मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। मोहम्मद रफ़ीक,
मेघालय, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश में मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। और रवि विजय कुमार मलिमथ जो हैं हिमाचल और उत्तराखंड के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। रवि विजय मलिमथ, इनकी नाम याद रख लेना है, एक बार पढ़ लेना है इनको तो हो जाएगा काम। उच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेदों की बात कर लेते हैं। तो अनुच्छेद 214 जो है, अनुच्छेद 214 कहता है कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा। क्या होगा? राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा। और 215 कहता है उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करेंगे। कैसे करेंगे? अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करेंगे। अनुच्छेद 216 कहता है उच्च न्यायालय के गठन की बात करता है। और अनुच्छेद 222 जो है एक न्यायाधीश का एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरण की बात करता है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 222। अनुच्छेद 223 में उच्च न्यायालय के में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की बात की गई है। और अनुच्छेद 225 जो है ये उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की बात करता है। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद? 226। और 231 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय का प्रावधान है। अब हम महाधिवक्ता की बात करते हैं। तो राज्य का पहला विधि अधिकारी होता है महाधिवक्ता। कौन होता है? राज्य का पहला विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है। इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 165 में किया गया है। और इसकी जो नियुक्ति है राज्यपाल द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर की जाती है। तो राज्य का जो विधि अधिकारी होता है, पहला विधि अधिकारी महाधिवक्ता, उसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल निश्चित नहीं है, ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। और त्यागपत्र जो है ये राज्यपाल को देते हैं। शपथ और त्यागपत्र दोनों ही राज्यपाल कराता है। राज्यपाल शपथ कराता है और त्यागपत्र ही अपना राज्यपाल को देते हैं। योग्यता की बात करें तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान योग्यताएं हैं इसकी। 10 वर्ष तक वकील अथवा 10 वर्ष तक किसी न्यायिक पद पर रहे हों। वेतन की बात करें तो वेतन भी इनका राज्यपाल निर्धारित करता है। और महाधिवक्ता की शक्तियों की बात करें तो राज्य सरकार को विधिक मामलों में सलाह देना, किसी का राज्य के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है, किसी भी सदन में भाग ले सकता है, किंतु मत देने का अधिकार महाधिवक्ता को नहीं होता है। उच्च न्यायालय को एक नज़र में देखें तो इसका गठन जो है उच्च न्यायालय का अनुच्छेद 214 के तहत किया जाता है। और इसमें योग्यता की आवश्यकता होती है 10 वर्ष तक न्यायालय में एडवोकेट या 10 वर्ष तक न्यायिक कार्यालय का अनुभव हो। नियुक्ति की बात करें तो उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति व्यवहारिक तौर पर राष्ट्रपति द्वारा कॉलेजियम की सहायता से की जाती है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति व्यवहारिक तौर पर राष्ट्रपति द्वारा कॉलेजियम की सहायता से की जाती है। शपथ की बात करें तो शपथ राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। वेतन की बात करें तो 2.5 लाख, अन्य न्यायाधीश का 2.25 लाख वेतन होता है। और त्यागपत्र जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। जबकि शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाते हैं। और नियुक्ति कैसे होती है? कॉलेजियम व्यवस्था की सहायता से राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है। क्या तुम्हें पता है राज्य के मुख्य न्यायाधीश को वेतन संबंधित राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, लेकिन रिटायर होने पर पेंशन केंद्र सरकार की संचित निधि से दी जाती है। समाचार पन्नों से बात करें तो पूर्व मुख्य न्यायाधीश रमेश चंद्र लाहोटी का निधन 23 मार्च 2022 को हो गया है। इनका जन्म मध्य प्रदेश के गुना जिले में 1940 में हुआ था। नवंबर 2023 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में 7 नए जजों ने ग्रहण किया पदभार। अब न्यायाधीशों की संख्या 41 हो गई है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में अधिकतम कुल न्यायाधीश स्वीकृत पद की संख्या 53 है। तो रमेश चंद्र लोहाटी का क्या हो गया है? निधन हो गया है। ये मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं। इनका जन्म गुना में हुआ है। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ये जो हमारा वीडियो था, इस वीडियो में इतना ही। इसमें हमने मध्य प्रदेश की व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को देख लिया है। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में पंचायती राज की। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है आपने तो वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं।